नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 32। यान की माँ हैरान है, मेरी बेटी शादीशुदा है। शुभकामनाएं। इस समय जोंगहाई के एक आलीशान विला में एक खूबसूरत महिला अपने नाखून रंग रही थी और एक गाना गुनगुना रही थी। महिला का रूप बहुत अच्छा है तथा बारहमासी रखरखाव के कारण वह 30 वर्ष की महिला जैसी दिखती है। हालांकि 30 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की तुलना में परिपक्व युवा महिलाओं में अधिक आकर्षण होता है। वह इशिता मल्होत्रा की मां हैं। फोन की घंटी बजी। यान की मां ने फोन पर नजर डाली और पाया कि यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन था। वह मुस्कुराई और फोन स्क्रीन पर उत्तर बटन पर क्लिक किया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, उसकी सबसे अच्छी दोस्त की आवाज आए, अरे शालिनी शर्मा, ये तो चौंकाने वाला खरबूजा है। यान की मां ने अपने नाखून रंगे और सहजता से पूछा, मुझे क्या हो गया है? जब तक मेरे घर की दीवार नहीं गिरती तब तक कोई आश्चर्य नहीं है। इसका आपकी दीवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये खरबूजा आपका अपना है। शालिनी शर्मा बिंगक्सू शादीशुदा है, क्या आप जानती हैं? क्या? यान की मां फिसल गई और नेल पॉलिश उनकी उंगलियों पर लग गई। उसने जल्दी से उसे पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला, फोन उठाया और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? हमारे परिवार बिंगक्सू शादीशुदा है। क्या तुम्हें यकीन है? ये बिल्कुल सच है। मेरे पुराने गुरु ने खुद ही यह कहा। वह अभी मीटिंग के लिए ब्यूरो गया था और सिविल अफेयर्स ब्यूरो के लाओ झांग से मिला। लाओ झांग ने बताया कि कल रात तुम्हारा बिंगक्सू उसे घर से बुलाकर एक आदमी के साथ ले गया। मैं अनन्या आरव के साथ सर्टिफिकेट लेने गया था। यान की मां चौंक गई और आधे मिनट बाद वह अचानक सोफे पर कुछ बार खुशी से कूद पड़ी। बूढ़े आदमी, मैंने इंतजार किया है। मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया है। वाह! यान की मां फोन पर खुशी से रो पड़ी। फोन के दूसरी तरफ प्रेमिका मुस्कुराए और बोली, शालिनी शर्मा, तुम बहुत ही कर्कश हो। तुम्हारी बिंगक्सू की दृढ़ शैली की तुलना में तुम बहुत कर्कश हो। श्रीमती मनोरमा गुप्ता, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत घबरा रही हूँ। आप नहीं जानती कि मैं बिंगक्सू की शादी को लेकर कितनी चिंतित हूँ। मैं इन वर्षों में उसकी शादी और दोनों बच्चों के लिए पिता की तलाश का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है, क्या यह इच्छा पूरी नहीं हुई? वैसे क्या आप बिंगक्सू के पति के बारे में जानना चाहते हैं? मैंने अपने पुराने गु को फोन करके लाओ झांग से पूछने के लिए कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विवाह प्रमाण पत्र दिया, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरी पार्टी कैसी दिखती है। नहीं, दामाद कैसा भी दिखे, मैं उसे स्वीकार करूंगी, बशर्ते वह मर्द हो। यान की मां ने उसके सीने को छूकर खुशी से कहा। कितने साल हो गए? दूसरे लोगों के बच्चे या तो प्यार में पड़ जाते हैं या शादी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। बस मेरा परिवार बिंगक्सू सारा दिन पढ़ाई कर रहा है। मुझे लगा कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद उसे कोई प्रेमी मिल जाएगा। कौन जानता है कि स्नातक होने के बाद वह कंपनी में सिर से गोता लगाएगी, जैसे कि प्यार उसके जीवन कार्यक्रम में नहीं है। और अगर आप समूह की ऊपरी मंजिल को देखें, जब तक पूरा सचिवालय उसके करीब पहुंच सकता है, यह एक लड़की है, यहाँ तक कि ऊपर की बिल्ली भी मादा है। और बिंगक्सू अच्छा समय बिता रही है और वहाँ कोई भी नर नहीं है। मैं अपने दिल में चिंतित हूँ, क्या इस बच्चे के यौन अभिविन्यास में कुछ गड़बड़ है? वह अचानक 3 साल पहले मेरे लिए 2 बच्चे वापस ले आए और मैंने चुपके से पितृत्व परीक्षण किया। हालांकि परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि अनन्या और आरव वास्तव में बिंगक्सू हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बिंगक्सू जानबूझकर शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे और मेरे पुराने चेहरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसे वापस लाओ। अब जब उसकी शादी हो गई है तो मेरा दिल टूट गया है। मेरा दामाद कैसा भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बर्फ और हिमपात बहुत सुंदर हैं। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? फोन के दूसरी तरफ मौजूद गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ और भी है, क्या आप सुनना चाहेंगे? यान की माँ अब अपने नाखून नहीं रंगती थी, इसलिए वह खुशी खुशी फोन पर ही दलिया बनाती थी। मुझे बताओ बेवकूफ़ मत बनो और मुझे कुछ अच्छा बताओ। हाँ, आप जल्दी में देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपका दामाद कोई साधारण नहीं है। आप जानते हैं, कल प्रमाण पत्र मिलने के बाद बिंगक्सू दोनों बच्चों को आपके दामाद के घर रहने के लिए ले गया और वे दोनों रात में आपके दामाद के घर पर रुके। मैंने एक फूड स्टॉल पर बारबेक्यू भी खाया। ये स्नैक स्ट्रीट में फूड स्टॉल जैसा है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यान की माँ आश्चर्यचकित थी। आपने कहा कि मेरी बर्फ और हिमपात फूड स्टॉल पर बारबेक्यू खाने के लिए गए थे। क्या ये खबर सही है? ये बिल्कुल सच है। शालिनी शर्मा, मैंने युक्सिन की छोटी खरगोश से आपके लिए कुछ पैसे ऐंठ लिए और मुझे उससे खबर पूछने के लिए दसियों हजार बैग दिए। उसने मुझे बर्फ और बर्फ दिखाए। उसे भेजी गई चेक की तस्वीर। ये बर्फ और बर्फ की बारबेक्यू खाने की तस्वीर है। यान के चेहरे पर अविश्वसनीय लिखा हुआ था।
मुझे संदेह है, क्या आप मेरी बर्फ और हिमपात के बारे में बात कर रहे हैं? बिंगक्सू में बच्चे को स्वच्छता की आदत है और वह बचपन से ही कभी भी अस्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं खाती है। उसका आहार विशेष रूप से मिशेलिन शेफ द्वारा तैयार किया जाता है। वह वास्तव में, क्या आप सड़क किनारे के स्टॉल पर जाएंगे? हाँ, तुम नहीं समझ रहे हो, प्यार की ताकत बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं, बिंगक्सू रात में चिकन नूडल सूप खरीदने के लिए अपने साथी के साथ नीचे फूड स्टॉल पर गई थी। यान की माँ ने पलकें झपकाईं और असहाय होकर मुस्कुराए। ठीक है बिंगक्सू वाकई बड़ी हो गई है और उसने वाकई दोहरे मापदंड अपनाना सीख लिया है। उसे मेरा बनाया चिकन नूडल सूप पसंद नहीं है और वह वास्तव में फूड स्टॉल पर चिकन नूडल सूप खाती है। ये वास्तव में शादीशुदा बेटी द्वारा डाला गया पानी है। उफ, ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची भविष्य में किसी और की हो जाएगी। यान की माँ ने ऐसा कहा, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत खुश थी और उनके चेहरे पर मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फोन के दूसरी तरफ मौजूद सबसे अच्छे दोस्त ने अंदाजा लगा लिया, शालिनी शर्मा, तुम इतनी सस्ती हो कि तुम इतनी अच्छी हो। मुझे अभी पता चला कि बिंगक्सू शादी कर रही है। कौन इतना उत्साहित है? तुम बस मुझ पर गुस्सा हो तुम चाहती हो कि मैं ईर्ष्या करूं, है न? मेरे सामने वर्सेल्स। अरे तुम्हारी बर्फ और हिमपात अब गिर रहे हैं। मेरी युक्सिन को अभी भी नहीं पता कि मैं कब कुछ स्नैक्स बचा पाऊंगी। यान की माँ ने कहा, जरूर कुछ होगा चिंता मत करो। हाँ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसकी मुस्कान फूट पड़ी। सौभाग्य से सामने बैठी लड़की उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वह उसके लिए बहुत खुश थी। शालिनी शर्मा, क्या तुम वाकई अपने दामाद के बारे में उत्सुक नहीं हो? मैं अभी भी उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह का आदमी तुम्हारी बर्फ और बर्फ को जीत सकता है। यान की माँ की आंखों में कुछ प्रत्याशा दिखी और उसने अपने मुंह पर 2 बार थप्पड़ मारे और कहा, जिज्ञासा तो पक्की है चूंकि वह मेरा दामाद है, इसलिए मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं वहां खुलेआम नहीं जा सकती। क्या बात है? मुझे तो बस इतना पता है कि दामाद अपनी सास को पहली बार देखकर घबरा जाता है। मैंने कभी नहीं सुना कि सास भी अपने दामाद को देखकर घबरा जाती है। हाँ, शालिनी शर्मा, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकती। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हें हिम्मत दूं? परेशानी मत खड़ी करो श्रीमती मनोरमा गुप्ता, मैं अपने दामाद को देखने के लिए बहुत घबरा रही हूँ। मुझे हमारे घर में बर्फ और बर्फ से डर नहीं लगता। तुम्हें पता है, बिंगक्सू को बचपन से ही अपनी राय है। उसने बिना कुछ कहे मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर दिया और जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने परिवार को भी नहीं बताया। मुझे डर है कि मैं अचानक से यहाँ से चला जाऊंगा और बिंगक्सू दुखी हो जाएगी। मुझे लगता है उसके आने और मुझे बताने का इंतजार करना बेहतर है। देखो तुम क्या कर रहे हो। लेकिन गंभीरता से, हम माता पिता अब वास्तव में अपने बच्चों के मूड और चेहरे को देखते हैं। मेरा परिवार युक्सिन कभी कभी गुस्से में होता है और मैं भी चिंतित हूँ। आपके परिवार की बर्फ और बर्फ का उल्लेख नहीं करना। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं बहुत घमंडी होने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, यान की माँ ने अपनी बेटी के बारे में सोचा और उसका चेहरा थोड़ा और कोमल और प्यार भरा हो गया। हाँ, बिंगक्सू इस बच्चे को हंसना पसंद नहीं है। हमेशा एक ठंडा चेहरा रहता है, बोलता है और चीजों को निर्णायक रूप से करता है। मुझे हमेशा लगता है कि वह एक माँ के रूप में मुझसे अधिक परिपक्व है। इसलिए भले ही मैं अपने दामाद के बारे में उत्सुक थी, लेकिन बिंगक्सू ने मुझसे इसका उल्लेख नहीं किया। मैं केवल चुपके से अपने दामाद से मिल सकती थी। ये बोलते हुए यान की माँ की आंखें चमक उठी। मैं कल अपने दामाद से मिलने जा रही हूँ। मैं वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि एक आदमी जो मेरे परिवार को बिंगक्सुए के साथ विवाह हॉल में प्रवेश करा सकता है और सड़क के किनारे की दुकानों पर खाना खाने को तैयार है, वह कैसा दिखता है। तुम्हें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। अध्याय 33 साइन इन करें मैनुअल काम के आगे, सुलेख मास्टर कौशल को पुरस्कृत करें। भोजन के बाद राघव मल्होत्रा इशिता मल्होत्रा और दोनों बच्चों को अपने घर ले गए। देर हो रही थी और अनन्या और आरव ने कमरे में प्रवेश करते ही अपने स्कूल बैग निकाल लिए। भैया, तुम्हें होमवर्क करना आ गया। अनन्या कालीन पर बैठ गई और अपना छोटा सा सिर आरव के बगल में रख दिया। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। अनन्या चौंक गई। उसके गोल छोटे चेहरे पर मांसल छोटी दोहरी ठोड़ी उभर आई थी और उसका छोटा सा मुंह पिचक गया था। वो मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। तुम्हारा भाई क्या करने जा रहा है? अनन्या ने पूछा। आरव रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, आंख झपकाए और कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बाद में जब बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। अनन्या ने मुंह बनाया, गाल उभरे। हम खिलखिलाओ और मेरे साथ रहस्य बनाओ। जल्दी करो और खुद सोचो कि तुम क्या करते हो। आरव ने याद दिलाया। अनन्या ने उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उसकी कोमल छोटी उंगलियां उसके बालों के चारों ओर धीरे से लिपटी हुई थीं और उसके प्यारे छोटे चेहरे पर एक विचारशील भाव था। लेकिन ये बहुत कठिन है। वो बाबा। अनन्या ने सिर उठाया और चिल्लाया। क्या बात है अनन्या? राघव मल्होत्रा ने तुरंत पानी का गिलास नीचे रखा और अपनी बेटी के पास चले गए। डिंग।
मेजबान ने पहली बार बच्चे का होमवर्क पढ़ाया, मैनुअल काम के बगल में हस्ताक्षर किए और मैनुअल कौशल और सुलेख और पेंटिंग मास्टर कौशल के लिए मेजबान को पूरे अंकों से पुरस्कृत किया। मैं GIAO हूँ। साइन इन सिस्टम फिर से यहाँ है। इस बार यह मैनुअल कौशल और सुलेख और पेंटिंग है, बुरा नहीं है। एक अच्छा और सक्षम पिता बनने के लिए बेशक आपको बच्चों को उनके होमवर्क में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। किंडरगार्टन में होमवर्क मूल रूप से मैनुअल और सरल लेखन और ड्राइंग है और सिस्टम द्वारा पुरस्कृत कौशल पूरी तरह से सहायक हैं। क्या होस्ट अब इस बोनस कौशल को सक्रिय करता है? सक्रियण। लगभग एक पल में राघव मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी उंगलियां अधिक पतली और लचीली हो गई थीं और जहां तक वह देख सकता था, दीवार पर लटकी हुई तेल पेंटिंग, रेस्तरां में घर और वांशिक सिंह का शिलालेख, ये चीजें उन्हें नहीं लगती थी। पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बदसूरत है। लेकिन अब इसे देखते हुए स्तर वास्तव में बहुत साधारण है। कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखें तो वह लिखेगा और चित्र बनाएगा और परिवार की सांस्कृतिक गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार करेगा। अनन्या, तुम कौन सा मैनुअल काम पूरा करने जा रही हो? इसे पापा को दिखाओ। पापा तुम्हारे साथ इसे पूरा करेंगे। इशिता मल्होत्रा, जो वहां लैपटॉप पर ईमेल संभाल रही थी, समय समय पर राघव मल्होत्रा की ओर आकर्षित होती थी। इस बार जब उसने देखा कि वह अनन्या आरव के साथ होमवर्क पूरा करने जा रहा है, तो वह अपने मुंह का कोना ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। ये चित्र बहुत प्यारा है। उसने अपना सिर घुमाया और काम करना जारी रखा। उसे लगा कि वह बहुत प्रेरित थी। निश्चित रूप से सुश्री शालिनी शर्मा सही थी। पहले परिवार शुरू करना असंभव नहीं है, क्योंकि एक परिवार वास्तव में एक व्यक्ति को बहुत सारी शक्ति दे सकता है। अनन्या ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और राघव मल्होत्रा की बांह को प्यार से सहलाया। बाबा टीचर ने हमें खुद से एक हस्तकला बनाने के लिए कहा। थीम एक छोटा सा खिलौना है और फिर इसे कल अन्य बच्चों के साथ साझा करना है। गिगल ने कहा कि उसने पहले ही सोच लिया है कि क्या करना है, लेकिन अनन्या ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। बाबा आप अनन्या की मदद कर सकते हैं। मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। छोटी लड़की होमवर्क करने में बहुत उत्सुक नहीं लग रही थी और वह शरारती ढंग से सुमिंग की घड़ी के साथ खेल रही थी। राघव मल्होत्रा को लगता है कि ऐसा नहीं है कि वह इसके बारे में नहीं सोच सकती, वह बस इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। ये काम नहीं करेगा। अनन्या, ये होमवर्क तुम्हें टीचर ने दिया है, पापा के लिए नहीं। मेरा भाई खुद ही सब कुछ सोच लेता है। पापा तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है ये तुम्हें खुद ही सोचना होगा। हालांकि मेरी बेटी अभी केवल किंडरगार्टन में है, लेकिन होमवर्क को गंभीरता से लेने की आदत छोटी उम्र से ही डालनी चाहिए। अन्यथा वह हर रात इंटरनेट पर उन माता पिता की तरह पागल हो जाएगा जो अपने बच्चों को होमवर्क करने के लिए सिखाते हैं। अनन्या ने अपना सिर उठाया और थोड़ा दुखी होकर मुंह बनाया, लेकिन अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखकर उसने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया। वह समूह एक छोटा खरगोश बनना चाहता है। अनन्या को टूटू बहुत पसंद है। बाबा, क्या आप अनन्या को खरगोश बनाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है। अनन्या ने उसका छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, जिससे उसके मुंह में छोटे छोटे सफेद दांत नजर आए। नन्हे से लड़के के शरीर के सभी अंग छोटे छोटे संस्करण थे, लेकिन उसकी एक जोड़ी आंखें थीं, बड़ी और चमकीली, लंबी घुंघराले पलकें झपक रही थीं, जैसे कोई नाचता हुआ छोटा लड़का हो, तितली के पंखों की तरह। इतना प्यारा सा प्यारा बच्चा बहुत ही नखरेबाज है और एक मर्दाना आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। राघव मल्होत्रा को आखिरकार बेटी का गुलाम होने का आनंद महसूस हुआ। ठीक है। फिर पापा अनन्या को एक प्यारा सा खरगोश का खिलौना बनाने में मदद करेंगे। हाँ। बाबा सर्वश्रेष्ठ हैं। छोटा लड़का खुशी से उछल पड़ा और अपने बगल में राघव मल्होत्रा और आरव के चारों ओर नाचने लगा। खिसियाहट खिसियाहट। बाबा मुझे खरगोश का खिलौना बनाने में मदद करना चाहते हैं। अनन्या को अब पता है कि उसे क्या करना है। अनन्या बाबा के साथ एक खरगोश वाला खिलौना बनाने जा रही है। हे। आरव ने अपना काम करने के लिए कागज निकाल लिया था, लेकिन जब उसने राघव मल्होत्रा को आते देखा तो वह इतना घबरा गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह हिल सके। अब जब राघव मल्होत्रा अनन्या के साथ मिलकर मैनुअल काम पूरा करने में उसकी मदद करने जा रहा था, तो आरव को अचानक लगा कि उसके दिमाग में जो छोटा सा खिलौना था, उसने एक पल में ही अपना असली आकर्षण खो दिया है। अपने द्वारा बनाए गए खिलौने का क्या मतलब है? आरव, तुम क्या करना चाहते हो? राघव मल्होत्रा ने पूछा। आरव का शरीर अकड़ गया और उसकी पीठ तुरंत सीधी हो गई। मैं ये खुद कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और अनन्या के साथ हाथ मिलाने लगा। अनन्या, पापा तुम्हें एक छोटा खरगोश बनाएंगे जो छुप छुप कर खेल सकता है। हाँ। आरव, कौन सा छोटा खरगोश छुप छुप कर खेल सकता है? जरूर धोखा दे रहा होगा। हे। राघव मल्होत्रा ने एक कागज का कप निकाला, रेफ्रिजरेटर में जाकर 3 स्ट्रॉ लाए, स्ट्रॉ के एक सिरे को टेप से चिपका दिया और कागज के कप के दोनों ओर तथा कप के नीचे एक एक छेद कर दिया। ऐसा करने के बाद उसने कागज निकाला और एक बड़ा वृत्त, 3 छोटे वृत्त और 2 लंबे कान बनाए। अनन्या, पापा को इसे काटने में मदद करो।
अनन्या ने खुशी से सिर हिलाया और छोटी सी हस्तनिर्मित कैंची से काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत सावधान थी और अपने पिता द्वारा बनाए गए आकार के अनुसार सावधानीपूर्वक काट रही थी। आकृति को काटने के बाद राघव मल्होत्रा ने बड़े वृत्त पर पानी से भरी 2 आंखें और एक छोटा मुंह बनाया, और फिर लाल कलम से 2 छोटे निशान बनाए, और फिर कानों के बीच और छोटे वृत्त को गुलाबी रंग से रंग दिया। फिर राघव मल्होत्रा ने बड़े घेरे को अपने कानों से जोड़ा और फिर इसे 3 स्ट्रॉ के शीर्ष पर जोड़ा। उन्होंने दोनों तरफ से स्ट्रॉ को काटा और उन्हें टूटू के छोटे हाथों से जोड़ दिया। निचले स्ट्रॉ रजाई के नीचे के छेदों से गुजरे और हस्तकला पूरी हो गई। राघव मल्होत्रा ने कुछ छोटे खिलौने लिए और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, अच्छा देखो, छोटा खरगोश तुम्हारे साथ छिपकर रहने वाला है। उसने धीरे से नीचे का पुआल खींचा और ऊपर छोटे खरगोश का सिर रजाई में छिप गया और उसके हाथ ऊपर उठ गए। इसे दोबारा लगाया और टूटू का छोटा सा चेहरा फिर से सामने आ गया। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा और उसे देखकर खुशी से ताली बजाई। वाह बाबा, अद्भुत है। मैंने सचमुच एक छोटा खरगोश बनाया है जो छुप छुप कर खेल सकता है। बाबा, अनन्या को आपके बनाए खिलौने पसंद हैं। अनन्या को भी बाबा पसंद हैं। वह छोटा लड़का तुरंत राघव मल्होत्रा की बाहों में कूद पड़ा, उसके गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। राघव मल्होत्रा ले अपना मुंह बंद नहीं कर सके और अपनी बेटी के हाथ में छोटा खिलौना थमा दिया। अनन्या, छोटे खरगोश के साथ छुपने छिपाने की कोशिश करो। अनन्या ने खिलौना लिया और खुशी से खेलने लगी। अकेले खेलना काफी नहीं था तो वह फिर आरव के पास ले आया। कोयल, देख, बाबा का बनाया खरगोश सच में छुप छुप कर खेल सकता है। आरव ने वास्तव में इसे अभी देखा और वह भी आश्चर्यचकित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिता वास्तव में एक खरगोश बनाएंगे जो छिपन छिपाई कर सकता है। वह वास्तव में अद्भुत है। हालांकि आरव ने ये शब्द नहीं कहे। उसने अपना सिर घुमाया और अहंकार से कहा, क्या मजा है। मुझे टूटू पसंद नहीं है, मैं टम्बलर बनना चाहता हूँ। अनन्या सफलता दिखाने में विफल रही और फिर से इशिता मल्होत्रा के पास गई और उसे लुका छिपी टूटू दिखाया। इशिता मल्होत्रा ने इस छोटे से काम को देखा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने वहां खड़े राघव मल्होत्रा की तरफ प्यार से देखा और कहा, अच्छा, ये खरगोश बहुत प्यारा है और कल अनन्या के दोस्तों को यह जरूर पसंद आएगा। बाबा और अनन्या की हस्तकला अद्भुत है। जब आरव ने ये सुना तो उसने जल्दी से अपना काम पूरा किया। मामा के सामने राघव मल्होत्रा से उसकी तुलना नहीं हो सकती। ये छोटा लड़का बछड़े का गिलास बनाना चाहता है जो उसकी अपनी रचना है। यद्यपि सरल है परंतु दिलचस्प है। ये काम बोतल के ढक्कन और डेकोपेज की मदद से किया जा सकता है। उन्होंने एक बछड़े का आकार काटा जिसके ऊपर एक बड़ा वृत्त था जिसके छोटे कान थे, तथा नीचे बछड़े के पेट के लिए एक छोटा वृत्त था जो बिल्कुल एक बोतल के ढक्कन के आकार का था। बेशक उसने जो बछड़ा चित्रित किया है वह छोटे खरगोश जितना ज्वलंत नहीं है, लेकिन बच्चों की लिखावट प्यारी और मनमोहक है। उसने गाय का पेट बोतल के ढक्कन पर रखा और प्लास्टिसिन की एक गेंद लेकर उसे बोतल के ढक्कन में डाल दिया। उसके विचार के अनुसार बोतल का ढक्कन नीचे नहीं गिरेगा और हल्के से हिलाने पर वह गिलास में बदल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो जैसे ही उन्होंने इसे चलाया तो उन्होंने पाया कि गिलास तुरंत नीचे गिर गया। आरव ने भौहें सिकोड़कर बुदबुदाया, तुम नीचे क्यों गिर गईं? छोटा लड़का हैरान हो गया और उसने कई बार कोशिश की लेकिन नतीजा वही रहा। राघव मल्होत्रा ने इसे बहुत देर तक देखा और तुरंत समस्या को पहचान लिया। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा गिलास थोड़ी सी हरकत से खड़ा हो सकता है? अध्याय 34 शिशुओं ने जीता पहला स्थान। राघव मल्होत्रा ने बनाया मित्रों का समूह। शियाव आरव ने उसकी ओर देखा, सचमुच ये सच है? क्या तुम चाहते हो कि पापा भी इसे आजमाएं? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने बछड़े के गिलास को देखा जिसे बनाने में उसने बहुत मेहनत की थी और वह थोड़ा झिझका। वह नहीं चाहता था कि राघव मल्होत्रा उसकी मदद करे। हालांकि वह खुद ऐसा नहीं कर सकता था। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, राघव मल्होत्रा ने जानबूझकर अपना सिर नहीं हिलाया और मदद के लिए अपने बेटे के दरवाजे पर आने का इंतजार करने लगे। आरव ने इसके बारे में आधे मिनट तक सोचा और फिर बछड़े को अपने सामने धकेल दिया। मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर कोशिश करो। राघव मल्होत्रा हंस पड़े। उन्होंने बोतल के ढक्कन से प्लास्टिसिन निकाला, एक बड़ी गेंद बनाई, उसे बोतल के ढक्कन के नीचे रखा, बोतल का ढक्कन नीचे रखा और बछड़े को नीचे रख दिया। हल्के से झटके से बछड़ा दोनों तरफ टिका रहा, हिल रहा था, नीचे नहीं गिर रहा था। आरव की आंखें आश्चर्य से भरी थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। पिताजी बहुत होशियार हैं। थोड़े से बदलाव से बछड़ा सचमुच नहीं गिरेगा। इस समय वहां पर मौजूद समूह ने अचानक थप्पड़ मारे और चिल्लाया, बाबा बहुत बोरिंग हैं। हम एक बार में ही इस खिलखिलाते बछड़े को बचा लेंगे। अरे बाबा सचमुच बहुत अच्छे हैं। आरव की मुस्कान बंद हो गई और उसने राघव मल्होत्रा की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य लिखा था लेकिन उसने बोलने से इनकार कर दिया। छोटे लड़के ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, मानो उसे डर हो कि जब वह अपना मुंह खोलेगा तो वह उसकी तारीफ करेगा।
यह अजीब सा रूप, और ये बताना भी जरूरी नहीं कि यह कितना प्यारा है। राघव मल्होत्रा अपने बेटे के सिर को छूने से खुद को रोक नहीं पाए। आरव स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने खुद को नहीं टाला। हम पापा के हाथ इतने बड़े और गर्म हैं, आपके सिर को छूना थोड़ा ज्यादा आरामदायक है। अगली सुबह राघव मल्होत्रा ने हमेशा की तरह बच्चों को किंडरगार्टन भेज दिया और फिर कंपनी में काम पर चले गए। आज दोनों नन्हे बच्चे बहुत खुश थे। जैसे ही वे कक्षा में दाखिल हुए, वे कल रात से बनाए गए अपने छोटे छोटे हस्तशिल्प निकालने के लिए बेताब थे। दूसरे बच्चों ने भी मेज पर अपने अपने हस्तशिल्प रखे थे। महिला अध्यापिका मंच पर खड़ी हुई और मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। सुप्रभात सहपाठियों, नया दिन शुरू हो गया है। कल रात टीचर ने सभी बच्चों को एक एक हैंडवर्क दिया और कहा कि वे अपने माता पिता के साथ मिलकर इसे पूरा करें। अब कृपया उन्हें क्रम से स्टेज पर दिखाएं। अनन्या और आरव आगे और पीछे की टेबल पर बैठे थे और यह सुनकर अनन्या खुशी से अपने भाई की ओर देखने लगी। अरे मैं पहले ऊपर जाऊंगा। मुझे लगता है कि बाबा द्वारा बनाया गया छोटा खरगोश निश्चित रूप से पुरस्कार जीतेगा, और मेरे भाई का बछड़ा भी बहुत बढ़िया है। आरव का मुंह थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और राघव मल्होत्रा के बिना उसका हाव भाव इतना अजीब नहीं था। अपने बछड़े और अपनी बहन के छोटे खरगोश को देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हंस पड़ा। उन्हें एक ही टेबल पर बात करते देख उसने सिर झुकाकर पूछा, आरव, तुमने और अनन्या ने क्या किया? आरव ने झट से अपनी पिंडली को हथेली में छुपा लिया। स्टेज पर आओगे तो पता चल जाएगा। आरव भी रहस्य में संलग्न है। बच्चे एक एक करके मंच पर आए और सभी ने कुछ बहुत ही सामान्य छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाई, जैसे ओरिगेमी, जैसे छोटी पवन चक्कियां, छोटी नावें और छोटे दिल। अब अनन्या की बारी है। वह एक छोटी खरगोश है जो छिपन छिपाई खेल सकती है। हालांकि सरल है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। नीचे बैठे बच्चों को ये बहुत पसंद आया और फिर आरव फिर से मंच पर आया और उसने अपना टम्बलर बछड़ा दिखाया। लड़के उत्सुक थे। एक छोटी सी बोतल का ढक्कन गिलास कैसे बन सकता है? ये बहुत आश्चर्यजनक है। अंत में सभी कार्यों को पढ़ने के बाद शिक्षक ने बच्चों से वह छोटा खिलौना चुनने को कहा जो वे सबसे अधिक चाहते थे। अनन्या और आरव के नन्हे खिलौनों को सबसे ज्यादा वोट मिले, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से घोषणा की, तो आज का पहला स्थान अनन्या और आरव के बच्चों का है। अगर आपको पहला स्थान नहीं मिला तो निराश मत होइए, भविष्य में हमारे पास और भी बहुत कुछ होगा। मैनुअल काम, बच्चे लगातार प्रयास कर सकते हैं। अब आइए अपने बच्चों अनन्या और आरव को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करें और हमारे साथ इस छोटे से हस्तनिर्मित खिलौने का अभ्यास साझा करें। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? सोचो। बच्चे एक स्वर में चिल्लाए। सभी की निगाहें अनन्या और आरव की ओर मुड़ गईं। 3 साल के बच्चे में भी सम्मान की भावना थी। अनन्या को जब पता चला कि उसने पहला स्थान जीता है तो वह बहुत खुश हुआ। उसका प्यारा सा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। आरव भी खुश था। छोटे लड़के ने अपना हमेशा का गंभीर चेहरा बदला और मुस्कुराते हुए अपनी बहन के पीछे स्टेज पर चला गया। अनन्या ने सबको दिखाया कि छोटा खरगोश कैसा कर रहा था और उसके बाद उसने कहा, ये वही है जो मैंने अपने लिए किया। मेरे बाबा का हाथ बहुत थका हुआ है। जब आरव की बारी आई तो उसने अपने बनाए बछड़े का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर सबको याद दिलाया, इस बछड़े के गिलास को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नीचे की जगह पर प्लास्टिसिन डालना। गाय खड़ी नहीं हो पा रही थी और फिर बाबा ने मुझे इसे एडजस्ट करने में मदद की और ये तुरंत ठीक हो गया। उसने स्वाभाविक रूप से बाबा कहकर पुकारा। उसके गुलाबी होंठ सिकुड़ गए, जिससे एक शर्मीली मुस्कान प्रकट हुई। नीचे बैठे बच्चे तालियां बजा रहे थे और आश्चर्य और ईर्ष्या से कह रहे थे, अनन्या और आरव के बाबा कितने बोरिंग हैं। वे कितने सारे दिलचस्प छोटे खिलौने बना सकते हैं। मेरी माँ ने कहा कि अनन्या आरव में बाबा बहुत सुंदर हैं। मुझे अनन्या और आरव से बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भी उनके पिता की तरह बोर हो जाएं। जब आरव ने ये शब्द सुने तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई और उसने मन ही मन सोचा, अच्छा मैं बाबा से बहुत थक गई हूँ, तुम्हारे बाबा इसकी तुलना नहीं कर सकते। शिक्षिका ने इशिता मल्होत्रा को आज के हस्तशिल्प का परिणाम भेजा, साथ ही छोटा लाल फूल और अनन्या आरव को दिए गए पुरस्कार का प्रमाण पत्र भी भेजा। जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्होंने तुरंत खबर और तस्वीरें राघव मल्होत्रा को भेज दी। उन्होंने एक वाक्य भी भेजा, अनन्या और आरव ने पहला स्थान जीता। वे बहुत खुश होंगे, आपका काम बहुत अच्छा है। काम पर गए राघव मल्होत्रा ने ये खबरें देखीं और तुरंत अपने मित्रों के एक समूह में अपने बेटे और बेटी को मिले पुरस्कारों की तस्वीरें पोस्ट कर दीं। साथ में दिए गए पाठ में कहा गया है, मेरे परिवार के 2 छोटे खजानों का प्रमाण पत्र, मैं स्मृति के लिए दोस्तों के घेरे में एक तस्वीर छोड़ दूंगा। इशिता मल्होत्रा द्वारा संदेश भेजे जाने के बाद वह अपना फोन पकड़े रही और उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन हुइक्सिन की प्रतीक्षा करने के बजाय उसने राघव मल्होत्रा के मित्रों की मंडली की प्रतीक्षा की। ऊपर का पाठ और नीचे का चित्र देखकर उसे तुरंत ही ये पसंद आ गया। राघव मल्होत्रा ने मित्र मंडली बनाई। उन्होंने अपने दोस्तों को बच्चों के प्रमाण पत्र भेजे और यह भी कहा कि वे उनके 2 छोटे बच्चे हैं। क्या इसे सार्वजनिक माना जाता है? इशिता मल्होत्रा के दिल में थोड़ी खुशी थी।
इससे पहले कि राघव मल्होत्रा ने उन्हें प्रपोज किया, उन दोनों ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट ले लिया कि राघव मल्होत्रा ने उसे मोमेंट्स पर पोस्ट नहीं किया। जब राघव मल्होत्रा और उनकी मां ने एक वीडियो पोस्ट किया तो उन्होंने अपनी शादी का जिक्र नहीं किया। इशिता मल्होत्रा को थोड़ी निराशा हुई। वह जानती थी कि राघव मल्होत्रा ने उसे प्रपोज किया था, शायद अनन्या और आरव की वजह से। अब जब राघव मल्होत्रा ने मित्रों की यह मंडली पोस्ट की है तो इशिता मल्होत्रा को लगता है कि यह एक तरह की प्रगति है। वह राघव मल्होत्रा को जीतने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगी। आज राघव मल्होत्रा ने अनन्या और आरव के बारे में पोस्ट किया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार वह उनके परिवार के बारे में भी पोस्ट करेंगे। राघव मल्होत्रा द्वारा उस मोमेंट्स को पोस्ट करने के बाद से फोन आना बंद नहीं हुआ। वह सुंदर है, उदार व्यक्तित्व वाला है और उसके बहुत सारे मित्र हैं। वह अपने मोमेंट्स पर बहुत कम पोस्ट करते हैं, इसलिए उनकी लगभग हर पोस्ट बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकती है। इस खबर का तो जिक्र ही न करें, आखिरकार यह खबर इतनी रोमांचक है। लाइक बहुत ज्यादा थे, इसलिए राघव मल्होत्रा ने इसे छोड़ दिया। बस कुछ देर के लिए इशिता मल्होत्रा के नाम पर रुके और फिर कमेंट्स पढ़ने लगे। भाईसू को बधाई। अनन्या और आरव पहली नज़र में ही समझदार बच्चे हैं। भविष्य में भाईसू के परिवार में शायद बहुत सारे पुरस्कार होंगे जिन्हें संभालना मुश्किल होगा। मनीष वर्मा, ईर्ष्या का रोना। भाईसू सबसे बड़ा भतीजा और भतीजी भी बहुत अच्छे हैं। कॉलेज के सहपाठियों और रूममेट सभी को पता है कि उनके बच्चे हैं और निम्नलिखित में से अधिकांश बधाई संदेश लिखे गए हैं, लेकिन कुछ अन्य दोस्त जिन्होंने कभी इशिता मल्होत्रा और अनन्या आरव को नहीं देखा है, निस्संदेह हैरान हैं। राघव मल्होत्रा, यह आपका नंबर है, आपका बच्चा है। ये कब हुआ? भाईसू, क्या आप शादीशुदा हैं और आपका कोई बच्चा भी है? अनन्या आरव, एक लड़का और एक लड़की, अभी भी औसत उम्र, क्या ये जुड़वा है? मुझे इस पर भरोसा है। भाईसू, आप कमाल के हैं। भाईसू, आपके भाइयों के पीछे वाकई बच्चे हैं। कमाल है, कुछ लोग तो अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही हार जाते हैं। भाईसू, आपने इतनी बड़ी चीज कब ठीक की? अध्याय 35 सास आ गई है। राघव मल्होत्रा ने इन टिप्पणियों को देखा और उनके मुंह के कोने कानों की जड़ों तक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, ये लोग काफी दिलचस्प हैं। अप्रत्याशित रूप से दोस्तों के इस समूह का स्वाद इतना अच्छा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे परिचित पुराने दोस्तों ने बच्चे होने से पहले आधे साल तक अपने दोस्तों के समूह के बारे में कोई पोस्ट नहीं की। बच्चे होने के बाद वे एक दिन में 10 पोस्ट करना चाहते थे और वे सभी बच्चों से संबंधित थे। राघव मल्होत्रा को पहले समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ आ गया है। बेबे, ये बहुत मजेदार है। अनन्या और आरव बहुत प्यारे हैं। भविष्य में उन्हें अपने बच्चे दिखाने के और भी मौके मिलेंगे। प्यारे बच्चों के विकास को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों के शकल का उपयोग करना, इससे ज्यादा दिलचस्प कुछ नहीं है। राघव मल्होत्रा काफी देर तक खुश रहे। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ समय बिताया और फिर अपना फोन रखकर अपने काम में लग गए। उसके सामने एक 24 इंच की डिजिटल स्क्रीन थी और स्क्रीन पर लड़ाकू कवच का एक प्रोटोटाइप पहले से ही दिखाई दे रहा था। आज उन्होंने ठीक यही किया है। पहली बार जो मेचा करना चाहते हैं, उसके लिए राघव मल्होत्रा की स्थिति बहुत स्पष्ट है। ड्रैगन किंगडम का पहला लड़ाकू कवच, वह वर्तमान स्तर पर सबसे अच्छा करना चाहता है। ये वर्तमान स्तर निश्चित रूप से उसके मन में सिस्टम द्वारा दिए गए मेचा ज्ञान को संदर्भित करता है। स्क्रीन पर लंबा मेचा सिर, कंधे, छाती, ऊपरी भुजाओं, अग्रभागों, जांघों और बछड़ों में विभाजित है। प्रत्येक भाग को विभाजित किया गया है, जो इन शटडाउन भागों के लचीलेपन को बढ़ा सकता है। जहां तक इंटीरियर की बात है, गियर ट्रांसमिशन ऑक्लूसल डिवाइस का फिर से उपयोग किया जाता है और ट्रांसमिशन को सटीक गियर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ताकि मेचा मानव संयुक्त प्रतिक्रिया गतिविधियों को सबसे बड़ी सीमा तक फिट कर सके। बाहरी सामग्री टाइटेनियम मिश्र धातु है, जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया था, जो बहुत मजबूत, सुपर बुलेट प्रूफ और मध्यम वजन का है, जो इसे अत्याधुनिक मशीनों के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। कवच के अंदर के हिस्सों और पावर ड्राइव सिस्टम के बारे में भी राघव मल्होत्रा को जानकारी थी। बाहरी डिजाइन के बाद आंतरिक प्रणाली डिजाइन करें। राघव मल्होत्रा का मानना है कि उनके ज्ञान के वर्तमान स्तर और चाओफान समूह के मेचा अनुसंधान विभाग और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय की मेचा अनुसंधान शाखा की उच्च स्तरीय तकनीक के साथ उन्हें कुछ महीनों के भीतर ड्रैगन किंगडम का पहला कवच बनाने में सक्षम होना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचते हुए राघव मल्होत्रा को अचानक लगा कि वह ऊर्जा से भरपूर हो गया है। दोपहर के करीब राघव मल्होत्रा को इशिता मल्होत्रा से खबर मिली। राघव मल्होत्रा, मैं अब यांगचेंग के लिए उड़ान भरने जा रहा हूँ। एक आपातकालीन बैठक होनी है। मेरे लौटने का समय अनिश्चित है। मैं रात 10 बजे से पहले घर पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सहायक को नीचे जाकर दोपहर में आपके लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहूंगा। राघव मल्होत्रा ने ये दोनों खबरें देखीं और टाइप करने ही वाले थे कि रेखा शर्मा को अपना लंच खुद व्यवस्थित किए बिना ही व्यस्त रहने दिया। इससे पहले कि वह एक वाक्य टाइप करती, रेखा शर्मा आ चुकी थीं।
मिस्टर मल्होत्रा, अध्यक्ष जी मीटिंग के लिए यांगचेंग जा रहे हैं। मैं शेफ से कहूंगा कि दोपहर को आपके लिए खाना बना दें। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? राघव मल्होत्रा ने मन ही मन सोचा, इशिता मल्होत्रा बहुत विचारशील है, वह बाहर गया हुआ है और उसे दोपहर के भोजन का प्रबंध करना है। झांग विशेष सहायक, आपको मेरे लंच के लिए झांग लुओ की जरूरत नहीं है। आप राष्ट्रपति यान के साथ जा सकते हैं। आप उनके निजी सचिव हैं। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो वे व्यस्त होंगी। झांग तेसुके एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। वह इशिता मल्होत्रा की निजी सहायक हैं। इससे पहले वह हमेशा इशिता मल्होत्रा के साथ जाती थीं और इशिता मल्होत्रा की हर छोटी बड़ी मदद करती थीं। लेकिन अब इशिता मल्होत्रा के लिए राघव मल्होत्रा खुद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उसे मीटिंग में जाने की जल्दी थी और उसे राघव मल्होत्रा के लंच की चिंता थी, लेकिन उसने उसे वहीं रहने दिया। राष्ट्रपति यान की चिंता करते हुए रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति यान द्वारा बताए गए कार्य को पूरा करने के बारे में भी सोचा। मिस्टर मल्होत्रा, तो बेहतर होगा कि मैं जाने से पहले आपके लिए लंच का प्रबंध कर दूं। नहीं, मैं दोपहर को खाने के लिए कैफेटेरिया जाऊंगा। मैं 2 दिनों से ग्रुप में हूं और मैं अभी तक कैफेटेरिया नहीं गया हूं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में खुद बताऊंगा। श्रीमान यान, आप भी मेरे साथ चलें। रेखा शर्मा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। मैंने मन ही मन सोचा, मिस्टर मल्होत्रा भी मिस्टर यान के बारे में बहुत चिंतित हैं। वे दोनों ऐसे प्रेम हैं जो दोनों तरफ से चलते हैं। बहुत अच्छा। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा को बताया और दोपहर को खाना खाने कैफेटेरिया में चले गए। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया के कांच के दरवाजे के बाहर सिर पर रेशमी दुपट्टा लपेटे, बड़ा सा धूप का चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए शालिनी शर्मा, राघव मल्होत्रा खाना खा रहे थे। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए पूछा, जियो क्यू, क्या वह वही है? सचिव क्यू ने सिर हिलाया। हाँ महोदया, वह श्री राघव मल्होत्रा हैं, जिन्हें राष्ट्रपति यान स्वयं लेकर आए हैं। शालिनी शर्मा ने अपने दामाद की पहचान की पुष्टि की और तुरंत मुस्कुरा दी। खांसी खांसी जियो क्यू, मैं एक निजी मुलाकात के लिए कैफेटेरिया जा रहा हूँ। आपको कैफेटेरिया के कर्मचारियों को तुरंत बता देना चाहिए ताकि वे अपना सामान न दिखाएं। सेक्रेटरी क्यू ने संदेह से भौहें सिकुड़ी, लेकिन उन्होंने मैडम के आदेश का पालन किया। ये राघव मल्होत्रा कौन है? मिस्टर यान को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया गया था और वह सीधे मेचा डिजाइन विभाग में चले गए। अब तो उनकी पत्नी को भी उनसे मिलने के लिए भेष बदल कर आना पड़ता है। अद्भुत। उसने तुरंत स्टाफ ग्रुप को एक संदेश भेजा, मैडम की निजी यात्रा कृपया छिपाने का अच्छा काम करें। व्यवस्था करने के बाद शालिनी शर्मा पीछे के रसोई घर में गईं, चाओफान समूह के काम के कपड़े पहने और फिर कैफेटेरिया में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद प्रबंधन कर्मचारियों ने ये देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और वे पहले नमस्ते कहने के लिए आगे आए, लेकिन शालिनी शर्मा जोर से खांसने लगीं और हताश होकर उनकी ओर आंख मारने लगीं। दूसरे पक्ष को तुरंत ही अभी अभी आई टेक्स्ट संदेश का ख्याल आया, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया और आज्ञाकारी ढंग से वहीं खड़ा रहा। बाकी स्टाफ को भी यह सूचना मिल गई और वे और भी गंभीरता से काम करने लगे। वैसे तो सभी अपनी ड्यूटी निभाते दिख रहे थे, लेकिन असल में उनकी निगाहें चुपचाप शालिनी शर्मा पर टिकी थीं। क्या हो रहा है? पत्नी अचानक निजी मुलाकात के लिए स्टाफ रेस्टोरेंट में क्यों आ गई? इस पहचाने हुए चेहरे के साथ कंपनी के 80% कर्मचारी उसे जानते हैं। क्या निजी तौर पर मिलने का कोई मतलब है? मैडम को देखकर ऐसा लगता है कि आज उनका कोई विशेष लक्ष्य है। शालिनी शर्मा ने खाने की प्लेट थामी, राघव मल्होत्रा की तरफ घूमी और फिर अचानक राघव मल्होत्रा के पास चली गई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई है? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? राघव मल्होत्रा ने ऊपर देखा तो पता चला कि सामने वाली महिला 30 साल की एक बहुत ही सुंदर और शिष्ट महिला थी। यद्यपि उसने अन्य सभी की तरह ही काम के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी स्टाफ सदस्य के चेहरे की विशेषताएं काफी बढ़ गई थीं तथा त्वचा गोरी और अच्छी तरह से तैयार थी। बिल्कुल, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी शर्मा के बैठने के बाद उन्हें खाने की कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने राघव मल्होत्रा से बातचीत करने की पहल की। क्या आप हमारी कंपनी के नए कर्मचारी हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी कैफेटेरिया में देखा है। क्या ये बातचीत शुरू करने के लिए है? राघव मल्होत्रा मन ही मन खुश थे। उसका आकर्षण सचमुच छोटा नहीं है, यहाँ तक कि मेरी 30 वर्षीय बहन भी उसकी सुंदरता से आकर्षित है। उसकी दबी हुई उत्तेजना को देखकर यह स्पष्ट था कि यह उसी पर लक्षित था। खैर, मैंने तो परसों ही नौकरी ज्वाइन की है, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना ही। मैं यही कहूंगा अगर आप जैसा युवा और सुंदर लड़का हमेशा असाधारण समूह में रहा है तो मुझे कैसे पता नहीं चल सकता। शालिनी शर्मा मुस्कुराए और राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगी। जितना अधिक वह देखती उतनी ही संतुष्ट होती। ये युवक बहुत सुंदर है। बर्फ और बर्फ में उनके साथ खड़ा होना, साथ ही अनन्या और आरव, बस एक पेंटिंग है। लेखक का शब्द नई किताब सूची में है।
भाइयों और बहनों, कृपया सिफारिश टिकट और मासिक टिकट के साथ पुराने दानव के लिए वोट करें। ठीक है टिल्ड एक सिफारिश टिकट, एक मासिक टिकट के लिए पूछें टिल्ड अध्याय 36 खाते की जांच कर रहे हैं। युवक, तुम यहाँ अकेले क्यों खाना खा रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है? शालिनी शर्मा ने संकोच से पूछा। राघव मल्होत्रा ने सोचा, क्या यह एक सामान्य प्रलोभन नहीं है? सोच रहा था कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। हालांकि अब वह न केवल एक विवाहित व्यक्ति है, बल्कि उसके 2 प्यारे छोटे बच्चे भी हैं टिल्ड इसलिए वह बाकी सभी को नजरअंदाज करता है। हे बहन, मेरी छोटी उम्र मत देखो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे पहले से ही 3 साल के हैं टिल्ड। शालिनी शर्मा ने धीरे से कहा और खुशी का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। राघव मल्होत्रा ने उसे बहन कहा। ये बच्चा बात करने में बहुत अच्छा है टिल्ड और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी स्वीकार किया कि वह शादीशुदा है और यहाँ तक कि अनन्या और आरव को भी अपने बच्चे मानते हैं टिल्ड। खैर, वह एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का है। राघव मल्होत्रा ने देखा कि दूसरा पक्ष न केवल निराश नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी और वह थोड़ा हैरान था। क्या बात है? क्या ये बहन बातचीत शुरू करने के लिए यहाँ नहीं आई है? ये जानते हुए कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, फिर भी उसके चेहरे पर यह भाव कैसे है? शालिनी शर्मा ने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा। अब उनकी सास अपने दामाद की तरफ देखती हैं और जितना देखती हैं उतना ही उन्हें अच्छा लगता है। इतना अच्छा दामाद वह आसानी से जाने नहीं दे सकती टिल्ड। वह अपनी बेटी की मदद करना चाहती है और राघव मल्होत्रा का दिल जीतना चाहती है। पहले चरण में बेटी की सहायता करें, दामाद की पसंद के बारे में पूछें और जो उसे पसंद हो उसे चुनें। तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2-3 साल के बच्चे हैं। मैं नहीं बता सकता बेटा, तुम किसी उद्देश्य के लिए बहुत छोटे हो टिल्ड। तारीफ करने के बाद शालिनी शर्मा ने दोपहर का खाना खाते हुए पूछा, नौजवान, क्या आपको लगता है कि हमारे कैफेटेरिया का खाना स्वादिष्ट है? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ये ठीक है, स्कूल कैफेटेरिया से कहीं बेहतर है। यहाँ के सभी कैफेटेरिया नियमित शेफ द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और हर दिन विशेष व्यंजन अलग अलग होते हैं। आज का लंच मीठा और खट्टा पोर्क लोइन और स्टीम सी बास है। आपको आमतौर पर कौन सा स्वाद पसंद है, मसालेदार या मीठा? मैं खाने में बहुत नखरेबाज नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा मसालेदार खाना खा लेता हूँ। राघव मल्होत्रा ने जवाब दिया। मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है, ये बुरा नहीं है टिल्ड। दक्षिण आर्द्र है और आप नमी से छुटकारा पाने के लिए कुछ मसालेदार भोजन खा सकते हैं टिल्ड। तो फिर गपशप करूं, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? तुम्हारी शादी इतनी कम उम्र में हो गई, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत होगी, है ना? मैं सच में जानना चाहता हूँ किस तरह की लड़की को तुम्हारे जैसा सुंदर पति मिल सकता है टिल्ड। दूसरा पक्ष वास्तव में बहुत उत्साही था और राघव मल्होत्रा भी खाना खाते समय बातें कर रहे थे। खैर टिल्ड, मेरे बच्चे की माँ सचमुच बहुत सुंदर है। व्यक्तित्व के बारे में क्या ये भी आपका प्रकार है? शालिनी शर्मा ने अधीरता से पूछा। वह जानती थी कि उसकी बेटी का स्वभाव थोड़ा ठंडा है, लेकिन उसे राघव मल्होत्रा के पीछे पीछे सड़क किनारे स्टॉल पर खाना खाते देख उसने सोचा कि शायद जब उसकी बेटी को प्यार हो जाएगा तो उसका स्वभाव अलग होगा। शायद वह राघव मल्होत्रा के प्रति बहुत कोमल है टिल्ड। सवाल थोड़ा गहरा था। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और जवाब नहीं दिया। शालिनी शर्मा ने बात आगे नहीं बढ़ाई और फिर पूछा, नौजवान, तुमने अभी कॉलेज कहा, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं होनी चाहिए। तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली, क्या तुम्हारा परिवार राजी था? वैसे तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? राघव मल्होत्रा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ी महिला द्वारा पूछा गया सवाल कुछ घर का रजिस्ट्रेशन चेक करने जैसा था। ये सामान्य बातचीत की तरह नहीं है। जब उसने ये भाव देखा तो उसने तुरंत अपनी थाली समेटी और कहा, बड़ी बहन, मैं खाना खा चुका हूँ, आप धीरे धीरे खाए। इतना कहकर वह अपनी प्लेट लेकर चला गया। शालिनी शर्मा ने चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी पीठ की ओर देखा। हालांकि आज मैंने अपनी बेटी की मदद के लिए उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन राघव मल्होत्रा नामक बच्चे ने ये देख लिया है। दोपहर के भोजन के बाद राघव मल्होत्रा ने अपना दोपहर का काम जारी रखा। उन्होंने एक ब्रेक लिया और अपने मोबाइल फोन पर नजर डाली। कुछ घंटे पहले इशिता मल्होत्रा का एक संदेश आया था, जिसमें कहा गया था कि वह यांगचेंग में सुरक्षित पहुंच गई है और उसके बाद कोई और संदेश नहीं आएगा। मैं व्यस्त होऊंगा, राघव मल्होत्रा ने जवाब दिया। आप व्यस्त हैं? मैं दोपहर में अनन्या और आरव को ले लूंगा। किंडरगार्टन जल्दी खत्म हो जाता है। दोपहर के 4:30 बजे थे और चाओफान समूह को 5:30 बजे काम से छुट्टी मिल गई। राघव मल्होत्रा ने अपना काम समय से पहले ही निपटा लिया और सबसे पहले निकल गए। किंडरगार्टन के रास्ते में राघव मल्होत्रा का मूड अच्छा था। कार में मधुर संगीत बज रहा था और वह गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। बच्चों को स्कूल से लाना बहुत अच्छा लगता है टिल्ड। अब वह 2 किंडरगार्टन बच्चों का अभिभावक है। जब राघव मल्होत्रा किंडरगार्टन पहुंचे तो अभी केवल 4:10 बजे थे, लेकिन पार्क पहले से ही कारों से भरा हुआ था और बच्चों को लेने आए अधिकांश माता पिता जल्दी आ गए थे।
अनन्या और आरव के शिक्षक कल के मैनुअल काम के बारे में बात कर रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के पास बैठते हैं और एक साथ सुनते हैं। अनन्या ने अपना सिर झुकाया, बाहर राघव मल्होत्रा को देखा और तुरंत खुशी से हाथ हिलाया। बाबा टिल्डर छोटा लड़का ईमानदारी से स्टूल पर बैठ गया और बहुत अच्छी तरह से बाहर नहीं निकला, लेकिन राघव मल्होत्रा की आंखों को देखकर वह उत्साह से भरा था। जब अध्यापक ने राघव मल्होत्रा को देखा तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ हैं, अंदर आइए और बैठिए। राघव मल्होत्रा अंदर आया और आरव तुरंत एक तरफ हट गया। उसने अपने और अनन्या के बीच का स्टूल खाली कर दिया, जिससे वह राघव मल्होत्रा की नजरों से बच गया। ये छोटा लड़का बहुत अजीब है टिल्डर। राघव मल्होत्रा अपने बेटे और बेटी के बीच बैठ गए और शिक्षक ने तुरंत कहा, माता पिता, ये सुंदर सज्जन अनन्या और आरव के पिता हैं। मैंने अभी आपको 2 हस्तकला असाइनमेंट दिखाए जो पहले स्थान के लिए बराबर थे। श्री ने अनन्या और आरव को इसे पूरा करने में मदद की टिल्डर। श्री मल्होत्रा की हस्तकला और रचनात्मकता उत्कृष्ट है। सभी को श्री मल्होत्रा से सीखना चाहिए टिल्डर। भीड़ में मौजूद सभी माता पिता राघव मल्होत्रा को देखकर तारीफ कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा, आपके हाथ बहुत ही चतुर हैं। आपने इतनी सरल हस्तकला कैसे बनाई? मेरे पति और मैंने कल रात इस बारे में सोचा। मैं सिर्फ एक साधारण सी कागज की नाव ही बना सकती हूँ टिल्डर। अनन्या, आरव, आपके पिता वाकई कमाल के हैं। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा सा चब्बी भविष्य में पहला स्थान हासिल करेगा टिल्डर। अनन्या ने खुशी से पापा का हाथ थाम लिया और उदारता से बोली, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाबा टिल्डर। मैं बहुत होशियार हूँ टिल्डर। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन सबकी तारीफें सुनकर उसका छोटा सा चेहरा भी मुस्कुराहटों से भर गया और उसका शरीर अनजाने में ही राघव मल्होत्रा की ओर झुक गया, जिससे दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। स्कूल से 4:30 बजे छुट्टी होने पर राघव मल्होत्रा ने अनन्या और आरव को पीछे की सीट पर सेफ्टी सीट पर बैठाया और खुद गाड़ी चलाने के लिए आगे चला गया। अनन्या रास्ते में एक प्यारी सी ओरियोल की तरह बातें करती हुई किंडरगार्टन में दिन के समय के बारे में बात कर रही थी। बाबा टिल्डर, आज मैं और मेरा भाई बहुत खुश हैं टिल्डर। हम सभी को छोटा लाल फूल और प्रथम पुरस्कार प्रमाण पत्र मिला। बाबा टिल्डर, दूसरे बच्चे हमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं टिल्डर। इसके अलावा वे सभी हमारे बनाए छोटे खिलौने बनाना चाहते हैं, लेकिन अनन्या भूल गई कि यह कैसे करना है। लेकिन ये ठीक है, मुझे ये याद है टिल्डर, मैंने सभी को सिखाया टिल्डर। अचानक आरव का नाम लिया गया और जब राघव मल्होत्रा ने फिर से देखा तो उसका छोटा सा चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अजीब तरह से अपना सिर घुमाया और अपने गर्म कानों को अप्राकृतिक रूप से छुआ। ये दृश्य देखकर राघव मल्होत्रा का मूड अच्छा हो गया। ये बच्चा ऊपर से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वास्तव में उसने कल रात ही अपनी कला सीखी है। अनन्या, आरव, आज मेरी माँ बिजनेस ट्रिप पर हैं और बाद में वापस आएंगी। रात को घर पर सिर्फ हम तीनों ही होते हैं। पापा ने शेफ और आंटी से कहा है कि वे हमारा डिनर न बनाएं। पापा तुम्हारे लिए डिनर बनाएंगे, ठीक है? ये सुनकर अनन्या ने खुशी से सिर हिलाया। ठीक है टिल्डर। अनन्या बाबा के हाथ का बना चावल खाना चाहती है टिल्डर। आरव थोड़ा चिंतित था। पिताजी, खाना कैसे बना सकते हैं? अध्याय 37 पाक कला कौशल के देवता को प्राप्त करें। उन्हें यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। वे हर दिन नाश्ता खरीदते हैं और घर का रसोइया रात का खाना बनाकर लाता है। राघव मल्होत्रा ने कभी खाना नहीं पकाया। राघव मल्होत्रा को वास्तव में अपनी खुद की कारीगरी पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना कोई जटिल काम नहीं था। उन्होंने सोचा कि वे इंटरनेट पर ट्यूटोरियल खोज लेंगे और इसे सीखना मुश्किल नहीं होगा। बेशक, अपने बच्चों द्वारा खाया गया भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है यदि वह, अर्थात पिता, स्वयं उसे खाए। राघव मल्होत्रा ने पाया कि अब वह पिता बनने का अधिक आनंद ले रहे हैं। वह खाना बनाना सीखना चाहता है और अनन्या और आरव के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता है। घर में फ्रिज में सब्जियां रखी थीं और राघव मल्होत्रा दोनों बच्चों को लेकर सीधे वापस चले गए। आरव थोड़ा चिंतित लग रहा था और राघव मल्होत्रा के पीछे पीछे रसोई में चला गया। जैसे ही वे दोनों रसोई में दाखिल हुए, राघव मल्होत्रा के सिर में सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। डिंग! पता चला कि मेजबान बच्चों के लिए खाना बनाने जा रहा था। पहली बार मैंने प्यारे बच्चे के साथ चेक इन किया और सफलतापूर्वक रसोई में प्रवेश किया और मेजबान को मास्टर शेफ होने के कौशल से पुरस्कृत किया। बिंगो! ये प्रणाली बहुत शक्तिशाली है। अब उसे खाना बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। पाककला के देवता के हुनर से वह मिनटों में बच्चों का पेट भर सकता है। राघव मल्होत्रा ने इस कौशल को सक्रिय किया और रेफ्रिजरेटर खोलते ही उन्होंने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। अपने सामने रखे बर्तनों को देखकर उसका दिमाग अचानक एक परिष्कृत और उन्नत मशीन में बदल गया और वह तुरंत ही रेफ्रिजरेटर में रखे बर्तनों के लिए दर्जनों योजनाएं बना बैठा। इसके अलावा 3 वर्ष के बच्चों के लिए कौन से व्यंजन उपयुक्त हैं, इस बारे में भी कुछ अंदरूनी सुझाव दिए गए हैं। राघव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और अपना मन बना लिया। 3 साल के बच्चों को गरिष्ठ भोजन पसंद नहीं होता, उन्हें मीठा खाना ही पसंद होता है।
राघव मल्होत्रा ने मीठी और खट्टी पोर्क रिब्स बनाने की योजना बनाई है और फिर बच्चों को पसंद आने वाली कोला चिकन विंग। शाकाहारी व्यंजन में मिश्रित झींगा, पाइन नट्स और मकई, लहसुन, ब्रोकोली और नमकीन वनस्पति मॉस, और अंत में सूप के लिए वेस्ट लेग बीफ सूप शामिल हैं। मांस और सब्जियों का संयोजन, पौष्टिक रूप से समृद्ध, उत्तम। 3 लोग खा रहे हैं और 2 बच्चे हैं। राघव मल्होत्रा प्रत्येक डिश की बड़ी मात्रा नहीं बनाते हैं। खाना खत्म करना सबसे अच्छा है और बाकी को फेंकना पड़ता है। दूसरे डिश में नाइट्राइट है। हाँ, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कुकिंग के भगवान का हुनर रखने वाले राघव मल्होत्रा को ऐसा लगा जैसे चित्रकार को फावड़ा मिलते ही पेंसिल मिल गई, मार्शल आर्टिस्ट को तलवार मिल गई। लोहे की हांडी और फावड़ा उनके हाथ में मौन सहयोग कर रहे थे और तेल नमक का तड़का भी उनकी मुट्ठी में था। आरव ने कुछ देर तक देखा और पाया कि राघव मल्होत्रा इसमें बहुत अच्छा है और वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह बाहर चला गया और अपनी बहन के साथ रात के खाने का इंतजार करने लगा। जब खाने की मेज पर खाना आया तो अनन्या और आरव डाइनिंग सीट पर बैठ गए और अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन को देखकर आश्चर्य से अपना मुंह बंद नहीं कर सके। वाह, बाबा ने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। इसके बड़े पंख हैं और यह अनन्या की पसंदीदा है। छोटे लड़के ने तुरंत कोला चिकन विंग का ऑर्डर दिया। लंबे समय तक चॉपस्टिक का इस्तेमाल करने के बाद उसे लगा कि इसे खाने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए उसने बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया। ये बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट है। बाबा बहुत अच्छे हैं। सूप भी बहुत स्वादिष्ट है। बाबा, आप तो कमाल हैं। यह मेरे घर पर मेरी चाची द्वारा बनाए गए भोजन से भी बेहतर है। अपनी बहन की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर आरव को विश्वास नहीं हुआ। माँ ने कहा कि मेरी चाची एक पेशेवर रसोइया हैं। मेरे पिता मेरी चाची से बेहतर खाना कैसे बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि अनन्या को पापा बहुत पसंद हैं और वह डींगे मार रही है। आरव ने भी अपनी चॉपस्टिक्स हिलाए और खुद भी इसका स्वाद चखने की योजना बनाई। उसने एक झींगा लिया और उसे बहुत ही खूबसूरती से अपने मुंह में डाला। उसने उसे ध्यान से चखने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही झींगा उसके मुंह में गया, उसका स्वाद उसके स्वाद कलियों में फैल गया। स्वादिष्ट और कोमल, ये बहुत स्वादिष्ट है। आरव की आंखें चमक उठीं और राघव मल्होत्रा को सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। यद्यपि मेरे बेटे ने उसके स्वादिष्ट भोजन के लिए उसकी प्रशंसा नहीं की, परंतु ये तथ्य कि उसने 2 कटोरी चावल पकाए उसके लिए सबसे बड़ी पहचान है। पाक कला के देवता के कौशल ने स्पष्ट रूप से 2 छोटे बच्चों के पेट पर विजय प्राप्त कर ली है। शाम 8 बजे के बाद भी अनन्या और आरव नहा चुके थे और इशिता मल्होत्रा वापस नहीं आई थी। दोनों बच्चे थोड़े खोए हुए हैं। खेलते समय लिविंग रूम में बैठे समय पर दरवाजे की ओर देखें। राघव मल्होत्रा को पता था कि बच्चे इशिता मल्होत्रा के साथ बड़े हुए हैं। दिन में तो वे ठीक रहते थे, लेकिन अगर वे रात में उसे न देख पाते तो यह निश्चित रूप से मुश्किल होता। लेकिन इशिता मल्होत्रा ने कहा कि वह आज रात देर से वापस आएंगे, इसलिए राघव मल्होत्रा ने इसका जिक्र नहीं किया और कुछ देर तक लिविंग रूम में उनके साथ खेला और फिर उन्हें आराम करने के लिए तैयार किया। अनन्या राघव मल्होत्रा की बाहों में लेटी हुई थी और सप्ताह के दिनों में लगातार बातें करते हुए उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। राघव मल्होत्रा इतने व्यथित लग रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे तब तक सहलाते रहे जब तक वह उनकी बाहों में सो नहीं गई, और फिर उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। आरव एक लड़का है और उसे राघव मल्होत्रा से गले मिलने की आदत नहीं है, इसलिए वह जल्दी ही अकेले लेट गया। लेकिन जब अनन्या सो गई तब भी वह उदास था। राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी की रजाई बनाई, फिर खड़े हुए, इसके बारे में सोचा और आगे बढ़कर आरव के सिर को हल्के से छू लिया। छोटे लड़के ने तुरंत अपनी आंखें खोली और भयभीत हिरन की तरह उसकी ओर देखा। राघव मल्होत्रा धीरे से मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोले, आरव, माँ ने काम कर लिया है, वो बाद में वापस आ जाएगी, तुम जल्दी सो जाओ और कल सुबह माँ से जरूर मिलोगे, ठीक है। आरव ने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और उसकी बेचैनी अचानक गायब हो गई। उसने सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। राघव मल्होत्रा ने लाइट बंद करने और बाहर जाने से पहले उनके सो जाने का इंतजार किया। यांगचेंग कॉन्फ्रेंस रूम में इशिता मल्होत्रा का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था और वह बीच बीच में अपनी घड़ी पर समय देख रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी। आज अचानक घटना घटी और बैठक तो और भी अचानक हुई। कई जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे और घंटों तक बिना कोई उपयोगी समाधान निकाले बातें करते रहे। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो अनुमान है कि वह आधी रात को घर आ जाएगी। रात 10 बजे राघव मल्होत्रा से जो उसने कहा था उसे सोचकर इशिता मल्होत्रा थोड़ी चिढ़ गई। उसने प्रभारी व्यक्ति की ओर देखा जो अभी भी उग्र रूप से बहस कर रहा था और अचानक सख्ती से कहा, मैंने आपको काम पर रखने के लिए पैसे नहीं दिए ताकि जब मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं एक दूसरे की जिम्मेदारियों से बच सकूं। आज की घटना के लिए कौन दोषी है ये तो घटना के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं आपको आधे घंटे का समय देता हूं और तुरंत कोई समाधान बता देता हूं, नहीं तो आप सब मेरे लिए घर चले जाएंगे। जब सुंदर राष्ट्रपति क्रोधित हुई तो प्रभारी व्यक्ति तुरंत चुप हो गया।
अब कोई भी शोर नहीं मचा रहा था, हर कोई गंभीरता से कोई रास्ता सोच रहा था और कुछ लोगों ने फोन करने के लिए अपनी आवाज कम कर ली थी। आधे घंटे बाद सभी ने योजनाओं का एक सेट बनाया। इशिता मल्होत्रा ने इसे पढ़ने के बाद सबसे अच्छा सेट चुना, उसमें संशोधन किया और आज की बैठक समाप्त कर दी। वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी, बस उठी और सम्मेलन कक्ष से बाहर चली गई। उसकी गति थोड़ी जल्दबाजी वाली थी। जैसे ही वह चली गई, सम्मेलन कक्ष में राहत की आवाज गूंज उठी। किसी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? आज मिस्टर यान इतने गुस्से में क्यों हैं? वह बहुत बेचैन हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यालय में कुछ गड़बड़ हो गई हो? हाँ, हमारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। तार्किक रूप से कहें तो मिस्टर यान को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। हालांकि मिस्टर यान आमतौर पर ठंडे होते हैं, लेकिन वे काम के मामले में बहुत धैर्यवान हैं। आज हम ऐसे ही हैं। जल्दी में इशिता मल्होत्रा ने लिफ्ट में अपनी घड़ी पर नजर डाली। अब उनके अपेक्षित समय से आधा घंटा बीत चुका था। यदि मैं मूल योजना के अनुसार वापस जाऊं, तो निश्चित रूप से मैं 10 बजे घर नहीं पहुंचूंगा। वह अपना वादा नहीं तोड़ना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि राघव मल्होत्रा इंतजार करे। झांग विशेष सहायक, तुरंत हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के लिए जाओ, मुझे मूल योजना के अनुसार हवाई अड्डे पर पहुंचना है। कुछ ही मिनटों बाद एक हेलीकॉप्टर अचानक यांगचेन चाओफान समूह शाखा की सबसे ऊपरी मंजिल के पास से गुजरा, जिसने तुरंत दर्शकों को आकर्षित कर लिया। हे भगवान! मिस्टर यान ने हेलीकॉप्टर यहीं बुलाया। क्या आप इतनी जल्दी में हैं? अध्याय 38। देर रात को नूडल्स का एक कटोरा गर्म हेलीकॉप्टर के रास्ते में होने के कारण इशिता मल्होत्रा अंततः 10 बजे से पहले राघव मल्होत्रा के समुदाय में पहुंच गईं। नीचे खड़े होकर देखा तो इशिता मल्होत्रा, जो जल्दी में थी, अचानक धीमी हो गई। उसने ऊपर देखा तो पाया कि राघव मल्होत्रा का घर तीसरी मंजिल पर था। इस समय लिविंग रूम अभी भी रोशन था। चारों ओर की अंधेरी खिड़कियों में गर्म पीली रोशनी विशेष रूप से स्पष्ट थी। यह आधी रात में गर्म लग रहा था, जो विशेष रूप से आकर्षक था। उसके मुंह के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए और वह तेजी से दरवाजे के अंदर चली गई। राघव मल्होत्रा द्वारा दरवाजा खोलने के लिए दी गई चाबी लेते हुए इशिता मल्होत्रा ने एक नज़र में देखा कि राघव मल्होत्रा लिविंग रूम में सामान पैक कर रहे हैं। घर से ढेर सारे खिलौने लाए गए हैं। छोटा सा लिविंग रूम जो साफ सुथरा था, अब बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। राघव मल्होत्रा ने सामान पैक करना लगभग पूरा कर लिया है और अभी भी कुछ सामान बिखरा हुआ है। वह उन्हें उठाकर स्टोरेज बॉक्स में रखने वाला है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह पलटा और खड़ा हो गया। एक नज़र में उसने देखा कि इशिता मल्होत्रा वहां खड़ी थी। आज रात हवा तेज हो गई और इशिता मल्होत्रा के लंबे बाल कुछ बिखरे हुए थे। हमेशा नाजुक और गोरे चेहरे पर कुछ टूटे हुए बाल थे, जो उसे एक बिखरी हुई खूबसूरती दे रहे थे। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी और संभवतः जल्दी से वापस आई होगी। राघव मल्होत्रा ने उस समय के बारे में सोचा जिस पर उसने उससे सहमति जताई थी, और समय ठीक 10 बजे था। उसने सोचा, इशिता मल्होत्रा को वापस आ जाना चाहिए। मेरा दिल अचानक गर्म हो गया। यह एक छोटी मधुमक्खी के डंक मारने जैसा है। इससे दर्द नहीं होता और यह काफी मीठा होता है। राघव मल्होत्रा उठकर दरवाजे तक गए और इशिता मल्होत्रा को धीरे से गले लगा लिया। एक नाजुक आलिंगन के साथ राघव मल्होत्रा जल्दी से पीछे हट गया। वापस आओ, बाहर हवा चल रही है, ठंड है। इशिता मल्होत्रा का शरीर अभी भी उसी स्थिति में था और उसके गाल लाल हो गए थे और उसने अपना सिर हिलाया। ठंडा नहीं, बाहर बहुत गर्मी है और हवा भी चल रही है। लेकिन उस समय वह पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव मल्होत्रा उसे गले लगा लेगा। हालांकि यह एक साधारण आलिंगन था, लेकिन यह उन दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। क्या यह उसकी प्रगति है? बहुत बढ़िया। बड़बड़ाना। प्रवेश द्वार पर माहौल पहले तो ठीक था, लेकिन रात के शांत माहौल में अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने घबराहट में अपना पेट ढक लिया। ओह, मैं। वह हमेशा वाक्पटु थी, लेकिन इस बार उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। अब आप भूखे क्यों हैं? उसका पेट बहुत असंतुष्ट है। राघव मल्होत्रा जोर से हंस पड़े। उन्हें पता था कि इशिता मल्होत्रा शर्मिंदा हैं और उनमें ज्यादा घमंड से हंसने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन सच कहूं तो इशिता मल्होत्रा अब बहुत प्यारी हो गई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बर्फ की सुंदरता राष्ट्रपति यान भूख से गुर्राएगी और शर्मिंदा और असहाय होगी, है ना? राघव मल्होत्रा को लगा कि आज रात उन्होंने सचमुच ये सब कमाया है। मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं इतनी देर से खाना नहीं खाता। अगली बार जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तुमने मेरे बच्चे की मां के पेट के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वहां सोफे पर रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। टमाटर और अंडा नूडल्स, कटा हुआ पोर्क नूडल्स, आप क्या चाहते हैं? इशिता मल्होत्रा शर्मीली और खुश थी। उसने अपने गुलाबी होठों को दबाया और कहा, सब ठीक है।
राघव मल्होत्रा रसोई में नूडल्स पका रहे थे, आसमानी नीले रंग का एप्रन पहने हुए, सिर झुकाए और कटे हुए सुअर का मांस काटने के लिए चाकू पकड़े हुए, बहुत गंभीर दिख रहे थे, बहुत घरेलू दिख रहे थे। बात बस इतनी है कि इस सुंदर चेहरे की विशेषताएं थोड़ी चंचल हैं। इतने खूबसूरत आदमी का रसोई में खाना बनाना एक आइडल ड्रामा जैसा लगता है। इशिता मल्होत्रा प्रशंसा और सराहना के साथ दरवाजे पर झुक गईं और इस दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। मीरा गुप्ता, बिंगक्सू टिल्ड, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ड्रिंक के लिए बाहर आना चाहोगे? इशिता मल्होत्रा ने जब यह वीचैट मैसेज देखा तो उन्होंने तुरंत एक हैंडसम आदमी की खाना बनाते हुए तस्वीर खींची और उसे भेज दी। तस्वीर में राघव मल्होत्रा गंभीरता से खाना बना रहे थे और उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। भुजाओं का केवल आधा भाग ही दिखाई देता है तथा शर्ट के नीचे मांसपेशियों का आकार हल्का सा दिखाई देता है। इशिता मल्होत्रा, अगर आप फ्री नहीं हैं तो मत जाइए। मीरा गुप्ता, बिंगक्सू टिल्ड, आखिर मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम शादीशुदा हो, क्या मैं तुम्हें खाना खाने के लिए भी कह सकती हूँ? इशिता मल्होत्रा, मेरे पास घर पर खाना है, मैं आपके लिए भी कुछ ले आती हूँ। मीरा गुप्ता ने जब ये खबर देखी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे पास घर पर खाना है? कुत्ते का खाना छिड़के, आहा हा। इसके अलावा आपको कुछ ले जाने लायक भी? ऐसा लगता है कि उसे टेकआउट देना ही इशिता मल्होत्रा की उसके प्रति सबसे बड़ी दयालुता और प्रेम है। मीरा गुप्ता, कृपया क्रेफिश, हॉट पॉट, सी फूड डिनर, जो भी आप खाना चाहें खाएं। अपने लिए सबसे अच्छी वाइन लाएं, मैं अपने पिताजी की वाइन कैबिनेट से इसे चुरा लूंगी। इशिता मल्होत्रा, नहीं, मैं आज रात सिर्फ पोर्क नूडल्स खाना चाहती हूँ। मीरा गुप्ता, बिंगक्सू, ऐसा नहीं है कि सेक्स और दोस्तों पर ध्यान केंद्रित करना ही इसका उद्देश्य है। जब इशिता मल्होत्रा ने ये वाक्य देखा तो उनके कान थोड़े गर्म हो गए और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालने का प्यारा सा भाव व्यक्त किया। इससे मीरा गुप्ता कुछ देर के लिए उत्साहित हो गईं। मीरा गुप्ता, प्यार डरावना है। मेरी बर्फ और बर्फ की सुंदरता ने वास्तव में ऐसी अभिव्यक्ति की है। ठीक है, अपने पति पत्नी की छोटी सी जिंदगी में खलल मत डालो। वैसे तुम और राघव मल्होत्रा अच्छी तरक्की कर रहे हो। उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाने की पहल की है। बिंगक्सू, बताओ तुम दोनों कहाँ हो? तुमने उसे गिरा दिया? नहीं। इस बार इशिता मल्होत्रा का चेहरा भी गर्म हो गया और उन्होंने जल्दी से बात बंद कर दी। इशिता मल्होत्रा, बातें बंद करो, मैं नूडल्स खाने जा रही हूँ। तुम्हें रात का खाना कम खाना चाहिए और वजन बढ़ाने से सावधान रहना चाहिए। मीरा गुप्ता, बहुत हो गया बेबी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर ऐसा अभिशाप मत लाओ। इशिता मल्होत्रा ने ये वाक्य पढ़ने के बाद अपना फोन रख दिया और राघव मल्होत्रा की ओर देखा जो कि रसोई में व्यस्त था। वह पहले से ही नूडल्स पका रहा था और बर्तन में गर्म पानी से निकलने वाली भाप ने रसोई को धुंधले धुंध में रंग दिया था। रेंज हुड की गर्म पीली रोशनी राघव मल्होत्रा के ऊपर चमक रही थी, जो एक गर्म सुनहरा किनारा बना रही थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। कब नूडल्स डालना है, कब कटा हुआ सुअर का मांस डालना है, कब आंच को एडजस्ट करना है, सारा क्रम उसके दिल में ही था। रसोई थोड़ी गर्म है। राघव मल्होत्रा ने अपनी शर्ट की आस्तीन को अपनी बांह पर चढ़ा लिया, जिससे उसकी बांह का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। इशिता मल्होत्रा ने यहाँ से देखा और ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले मध्याह्न रेखाओं को देख सकती थी। उसकी हरकतों के साथ, थोड़ी ताकत के साथ, पता चला कि वह सुंदर लड़का खाना बनाते समय भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, बर्तन धोकर खाना बनाओ, राघव मल्होत्रा चिल्लाया। इशिता मल्होत्रा तुरंत रसोई में गई, नूडल्स का कटोरा और चॉपस्टिक्स निकाली और उन्हें धोया। गरम नूडल्स मेज पर रखे गए और इशिता मल्होत्रा को खाने से पहले गर्माहट का एहसास हुआ। दिल से लेकर गोरे चेहरे तक गर्माहट धीरे धीरे बढ़ती गई। खाली पेट कोलाहल कर रहा था। वह तुरंत उस कटे हुए पोर्क नूडल्स के कटोरे का स्वाद लेना चाहता था जो उसके सामने बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट लग रहा था। लेकिन इशिता मल्होत्रा ने तुरंत चॉपस्टिक नहीं हिलाई और उसके दिल में एक भावना पैदा हो गई। पहले जब वह काम से देर से घर आती थी तो घर का रसोइया सो चुका होता था और वह नूडल्स के कटोरे का इंतजार करने में बहुत आलसी होती थी, इसलिए वह भूखे ही सो जाती थी। या आज के मामले में शायद बैठक के बाद उसे बहुत देर हो गई थी, इसलिए वह एक दिन के लिए यांगचेंग में ही रुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह देर रात घर आएगी तो घर पर उसके लिए लाइटें जल रही होंगी, कोई उसका इंतजार कर रहा होगा और गर्म नूडल्स का कटोरा भी होगा। ये सब बहुत आरामदायक है। अध्याय 39। नूडल्स खाओ। अभी भूख नहीं लगी थी क्या? नूडल्स देखकर पेट नहीं भरेगा? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, चॉपस्टिक उठाए और खाने लगी। उसने नूडल्स का एक निवाला खाया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। खाने के लिए? अच्छा, राघव मल्होत्रा के नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। नूडल्स बिल्कुल सही तापमान पर पकाए गए थे और वे चबाने में आसान थे। कटे हुए पोर्क और चाइव्स ने पानी में नूडल्स में थोड़ी खुशबू डाली, पेट में घुल गए और गर्मी का एक झोंका आया। खाली पेट को मानो एक पल में ऊर्जा का स्रोत मिल गया हो। वह बेताबी से चिल्ला रहा हो, चाहो चाहो टिल्डा, इसका स्वाद कैसा है?
राघव मल्होत्रा ने पूछा। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया, ये बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी मौसी के घर में बनने वाले खाने से भी बेहतर है। राघव मल्होत्रा, आपकी शिल्पकला सचमुच अद्भुत है। राघव मल्होत्रा ने शाम को खाना खाया और अब वह उसके बगल में बैठ गया और उसे देखने लगा, साथ ही अनन्या और आरव के पुरस्कार जीतने के बारे में बातें करने लगा। इशिता मल्होत्रा को तब थोड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने राघव मल्होत्रा को ये कहते सुना कि अपने बेटे की बेटी के किंडरगार्टन में नूडल्स खाते समय उन्हें लोगों की प्रशंसा मिली। वह जानती थी कि राघव मल्होत्रा का काम बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि राघव मल्होत्रा इस बचकानी बात का जिक्र इतने गर्व और प्रसन्नता भरे लहजे में करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें अनन्या और आरव के माता पिता के रूप में किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग लेना पसंद है। इशिता मल्होत्रा को शुरू में चिंता थी कि जब राघव मल्होत्रा ने बच्चों को देखा था तब अनन्या और आरव दोनों 3 साल के थे। उन्हें डर था कि भले ही वे सबसे करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन वे खुद को दूर महसूस करते थे क्योंकि वे एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, बिल्कुल आरव और राघव मल्होत्रा की तरह। हमेशा थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन राघव मल्होत्रा को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने जल्दी ही पिता की भूमिका को अपना लिया और जितना सोचा था उससे भी बेहतर किया। पीछे का क्या हाल है? रात को अनन्या और आरव को घर लाने के बाद क्या कुछ दिलचस्प होता है? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। पहली बार उसे मन ही मन शिकायत हुई कि वह काम में बहुत व्यस्त है। पहले वह काम में बहुत व्यस्त रहती थी और हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देती थी। अनन्या और आरव के जन्म के बाद उसने अपने काम और परिवार के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन आज जब उसने राघव मल्होत्रा को अपने और बच्चों के बारे में बात करते सुना तो उसे सचमुच अफसोस हुआ कि वह वहां नहीं थी। ये भी आश्चर्यजनक है। पीछे मैं उन्हें बाद में वापस ले आया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन की मेज बनाई। आज आरव ने 3 कटोरी चावल खाए, अनन्या ने भी 2 कटोरी खाए। मैंने 5-6 व्यंजन और सूप बनाया और वे सभी लगभग खा गए। ये दोनों छोटे बच्चे वाकई खाने लायक हैं, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुमने बच्चों के लिए खाना बनाया? घर पर रसोइया कहाँ है? तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने उससे कहा कि इसे मत बनाओ। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। तुम घर पर नहीं हो और हम तीनों के पास करने को कुछ नहीं है। मैं उनके लिए खुद ही खाना बना लूंगी। मैं लंबे समय से बच्चों के साथ नहीं रही हूँ। मुझे हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि कहावत है, अगर आप किसी व्यक्ति का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको पहले उसका पेट जीतना होगा। बच्चों, मेरे द्वारा बनाए गए खाने से प्यार करना ही मुझे प्यार करने का पहला कदम है। इशिता मल्होत्रा ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं और अपने सामने रखे नूडल्स के कटोरे को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। किसी व्यक्ति का दिल जीतने के लिए आपको पहले उसका पेट पकड़ना होगा। तो नूडल्स का ये कटोरा, क्या राघव मल्होत्रा उसका पेट पकड़ना चाहता है? इशिता मल्होत्रा के गालों पर हल्की लाली छा गई और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे करके नूडल्स खा लिए, लेकिन राघव मल्होत्रा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह असमंजस में थी, खुश और उत्साहित थी, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा संदेह भी था। डर था कि कहीं वह गलत न हो जाए। राघव मल्होत्रा ने देखा कि वह तेजी से खा रही है तो मुस्कुराते हुए बोले, धीरे धीरे खाओ, कोई तुम्हें लूट नहीं लेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, इशिता मल्होत्रा का गला रुक गया और उन्होंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और धीरे से खांसने लगीं। राघव मल्होत्रा ने एक टिश्यू पेपर लिया और उसे थमा दिया। आगे बढ़कर उसकी पीठ हल्के से थपथपाए। बहुत मजेदार कहा। मैंने पाया कि आप सतह पर एक निर्दयी सीईओ हैं, लेकिन निजी तौर पर आप अनन्या आरव के समान हैं। जब आप स्वादिष्ट भोजन का सामना करते हैं तो आप तुरंत गंभीरता के बारे में भूल जाते हैं। क्या यह मेरे नीचे इतना स्वादिष्ट है? क्या आप रुक नहीं सकते? इशिता मल्होत्रा वास्तव में अभी अभी उसके शब्दों से उत्तेजित हो गई थी। उसने सूप का एक घूंट लिया और फिर 2 बार खांसी। नतीजतन राघव मल्होत्रा ने फिर से यही कहा और वह अपनी ही लार से घुट गई। इस बार यह सच था। वह इतना घबरा गया था कि खांसी से उसका चेहरा लाल हो गया था। राघव मल्होत्रा, क्या कहा उसने? ये तो बस बाघों और भेड़ियों के शब्द हैं। इशिता मल्होत्रा को नहीं पता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था या अनजाने में। आखिरकार ये वाक्य एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। तुम खांसते हो, तुम चुप हो जाओ, बात मत करो, खांसो। राघव मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। एक वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते उन्हें तुरंत समझ आ गया कि समस्या कहाँ है। लेकिन मैंने यह बात यूं ही कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी सी प्यारी इशिता मल्होत्रा गलत सोचेगी। हा। राघव मल्होत्रा हंस पड़े, इशिता मल्होत्रा की ओर देखते हुए, जिन्होंने खांसना बंद कर दिया था लेकिन अभी भी शर्मा रही थी। उन्होंने कहा, अप्रत्याशित रूप से हमारे बच्चे की मां केवल सप्ताह के दिनों में काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। गर्म, आप बहुत ज्ञान जानते हैं। ये कार बालवाड़ी के लिए एक कार नहीं है। इशिता मल्होत्रा ने उसे उदास होकर देखा। तुमने फिर भी यह कहा।
मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ, आपने मुझे याद दिला दिया। हा टिल्ड राघव मल्होत्रा फिर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी सोच में कुछ गड़बड़ है। मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ टिल्ड। इशिता मल्होत्रा शांत भाव से उठी, कटोरा धकेला और बाथरूम जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और गुस्से में अपने गुलाबी मुट्ठी से उसका सिर पीट लिया। इशिता मल्होत्रा, आप क्या सोच रही हैं? आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं और राघव मल्होत्रा को ये दिखा सकते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। राघव मल्होत्रा को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक बुरा ड्राइवर हूँ, है ना? असल में मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे गुस्सा आ रहा है। इशिता मल्होत्रा अपने कपड़े और मोबाइल फोन लेकर बाथरूम में चली गईं। उन्होंने बाथटब में पानी भरा और फिर खुद को उसमें डुबो लिया। बबल बाथ थकान दूर कर सकता है, लेकिन जब वह नहा रही थी तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और वह अभी कामों से भरी हुई थी। उसे चिंता थी कि राघव मल्होत्रा ये सोचेगा कि वह एक बहुत अच्छी लड़की है और शायद वह ये गलतफहमी कर लेगी कि उसे पहले भी इसी तरह का ड्राइविंग अनुभव हो चुका है, और वह घबरा गई और चिढ़ गई। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और मीरा गुप्ता से बातचीत जारी रखी। इशिता मल्होत्रा, सुश्री गो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मीरा गुप्ता हमेशा अपना सेल फोन अपने हाथ में रखती हैं और संदेशों का उत्तर लगभग हमेशा कुछ सेकंड में मिल जाता है। मीरा गुप्ता, तुमने नूडल्स खत्म कर लिए। मुझे आखिरकार याद आ गया कि तुम्हारा अभी भी एक सबसे अच्छा दोस्त है। इशिता मल्होत्रा, बिजनेस की बात करें तो इस पर एक नज़र डालें। मीरा गुप्ता, मुझसे पूछो टिल्ड। हालांकि बेबी, तुम दोस्तों से ज्यादा सेक्स पर जोर देती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगी। अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो पूछो, मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ जानूंगी और सब कुछ बताऊंगी। इशिता मल्होत्रा, हाँ, मेरी एक दोस्त है। जब वह उस आदमी से चैट कर रही थी जिसे वह पसंद करती थी, तो उसने गलती से इसके बारे में सोचा और दूसरे पक्ष को पता चल गया। क्या आपको लगता है कि दूसरे पक्ष को लगता है कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है? मीरा गुप्ता, बेबी, क्या तुम बिना किसी कारण के मुझसे दोस्ती कर रही हो? अध्याय 40 सास दामाद को देखना चाहती है। तुम ईमानदार नहीं हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आखिर वह तुम्हारा दोस्त है, तुम नहीं। मुझे दूसरों के मामलों की परवाह नहीं है। इशिता मल्होत्रा, मीरा गुप्ता, हाँ, मैं ही हूँ। मीरा गुप्ता, हाँ टिल्ड रोमांचक, मेरा बच्चा वास्तव में इसे पहचानता है टिल्ड। मैं कहना चाहती हूँ, ये राघव मल्होत्रा वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह मेरे बच्चे की इतनी देखभाल कर सकता है। मैं वास्तव में उससे मिलना चाहती हूँ टिल्ड। इशिता मल्होत्रा, अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा पढ़ा हुआ उपन्यास तुम्हारी माँ को भेज दूंगी। यह एक वाक्य में कही गई बात थी तथा सीधे तौर पर मीरा गुप्ता की मृत्यु के मुद्दे पर कटाक्ष था। आपको पता होना चाहिए कि सुश्री गो के पास बहुत ज्ञान है। यदि मोबाइल फोन में छिपे उपन्यास माता पिता द्वारा देखे जाते हैं तो यह एक बड़े समाज की मृत्यु का दृश्य है। मीरा गुप्ता, हाँ टिल्ड मजाक कर रही थी। इतना गंभीर मत बनो बेबी टिल्ड। बताओ उस समय क्या स्थिति थी? मैं सुनने के बाद तुम्हें सलाह दूंगी टिल्ड। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत ही सारी बात बता दी और भले ही वह टाइप कर रही थी, फिर भी वह शर्म से लाल होने से खुद को नहीं रोक सकी। मीरा गुप्ता, बस इतना ही। मुझे लगा कि यह बहुत बड़ी बात है बेबी। यह एक ऐसा खास प्यार है जो लोगों को चक्कर में डाल देता है। क्या तुमने अभी राघव मल्होत्रा के साथ कार नहीं चलाई? इसके अलावा उसने ये भी कहा, ये ठीक है टिल्ड। इशिता मल्होत्रा, क्या ये वाकई ठीक है? मैं नहीं चाहती कि वह गलत सोचे। आखिरकार मैंने उसके अलावा किसी से भी ऐसी बात नहीं कही। मीरा गुप्ता, अरे टिल्ड मेरे छोटे पूर्वज, तुम खुद को डराने का एक विशिष्ट उदाहरण हो। प्रेमियों के बीच कार चलाना एक तुच्छ मनोदशा है टिल्ड। मैं देखती हूँ तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो, इसलिए ऐसी तुच्छ बातें एक तुच्छ मनोदशा मानी जाती हैं। क्या चल रहा है? इस तरह मैं तुम्हें वहाँ कुछ किताबें धकेल दूंगी। इशिता मल्होत्रा, कौन सी किताब? मीरा गुप्ता, हे टिल्ड, मैं तुम्हें बस एक किताब पढ़ा रही हूँ। बिंगक्सु, दूसरे पुराने ड्राइवरों ने जो लिखा है उसे और पढ़ो, अनुभव हासिल करो, और तुम आज जितनी सरल और प्यारी हो उतनी नहीं रहोगी टिल्ड। हम राघव मल्होत्रा को हराना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कच्चे चावल को परिपक्व चावल बनाना है। अगर आप अभी ऐसे हैं तो आप इस अंतिम चरण को पार नहीं कर सकते टिल्ड। हमें अपने पूर्वजों के कंधों पर खड़े होकर आगे देखना होगा, है ना? जल्दी से किताब रख दो, ये सब बहनें तुम्हारे लिए छोड़ गई हैं। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राघव मल्होत्रा को नीचे फेंक दो। इशिता मल्होत्रा ने इस वाक्य और दूसरे पक्ष द्वारा फेंके गए संपीड़ित बैग को देखा। उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन खो दिया, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ऐसी कब हो गई? ऐसा लगता है कि यह राघव मल्होत्रा से मिलने के बाद ही हुआ, है ना? व्यवसाय के क्षेत्र में भी वह विपरीत लिंग के कई लोगों से जुड़ी रही। उसकी नज़र में वे लोग साझेदार या प्रतिस्पर्धी थे। उसके व्यावसायिक रवैये में कभी कोई गलती नहीं हुई।
राघव मल्होत्रा के यहाँ गलत सोचना कितना आसान है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में इतनी अनुभवहीन है कि वह सुंदर पुरुषों के प्रलोभन का सामना नहीं कर सकती। इशिता मल्होत्रा ने अपना चेहरा पानी में डुबोया, थोड़ी देर के लिए उठी, फिर अपना फ़ोन उठाया और दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए क्लिक किया। राघव मल्होत्रा बर्तन धोने के बाद सीधे नहाने चले गए। जब वह कपड़े लेने आए तो इशिता मल्होत्रा ने जानबूझकर उनसे मुंह मोड़ लिया। राघव मल्होत्रा को पता था कि वह अभी भी शर्मिंदा है, इसलिए उसने बस इतना कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ और फिर बाथरूम में चली गई। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो इशिता मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और पढ़ने के लिए किताब खोली, लेकिन जब उसने बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनी तो वह किताब हाथ में लेकर पढ़ नहीं पाए। समय समय पर उसकी नज़र वहां लगे बाथरूम के दरवाजे पर जाती थी। इसी समय अचानक फ़ोन की घंटी बजी और इशिता मल्होत्रा चौंक गईं और लगभग फ़ोन फेंक ही दिया। ये देखकर कि यह उसकी माँ का फ़ोन था, उसने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और फ़ोन उठाया। अरे टिल्डा ज़ुएर, तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं अभी यांगचेंग से वापस आया हूँ। मैंने स्नान किया और सोने के लिए तैयार हो गया। घर पर? ठीक है, चलो एक वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। जब इशिता मल्होत्रा ने यह सुना तो वह तुरंत सीधी होकर बैठ गईं। नहीं, कोई भी वीडियो नहीं खोला जा सकता। ये राघव मल्होत्रा का घर है। माँ, चलिए वीडियो दूसरे दिन शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए कुछ बातें करके सो गया। फ़ोन पर दूसरी तरफ शालिनी शर्मा मुस्कुरा रही थीं। उसने सुना था कि इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा के घर में रहती है और अब उसकी बेटी ने वीडियो खोलने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह सच था। वह वास्तव में अच्छा है, लेकिन बेटी अभी भी इसे खुद से छुपाती है। उसे खुद से यह कहने का कोई रास्ता खोजना होगा। शालिनी शर्मा ने कुछ देर सोचा और अचानक उसके दिल में एक योजना सूझी। ठीक है टिल्डा, तो चलो फ़ोन पर बात करते हैं। ज़ुएर, दरअसल माँ ने आज तुम्हें फ़ोन किया था क्योंकि वह तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। क्या तुम इस सप्ताहांत मुक्त हो? इशिता मल्होत्रा ने ज़्यादा नहीं सोचा और बोली, मुझे वीकेंड के बारे में ठीक से पता नहीं है। मम्मी, क्या आपको कुछ काम है? बेशक सप्ताहांत में उसके पास कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता, लेकिन अब उसके पास राघव मल्होत्रा है। बेशक वह अपना बाकी समय परिवार के रिश्तों को सुधारने में बिताना चाहती है। यदि माँ की ओर से कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तो वह अभी भी जाना चाहती है, लेकिन यदि वह महत्वपूर्ण नहीं है तो वह केवल अपने प्यार के लिए रास्ता बना सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरे एक दोस्त का बेटा अभी अभी विदेश से वापस आया है। वह आपकी उम्र के बराबर है और काफ़ी सुंदर है। वह एक हाई टेक टैलेंट भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वापस आकर खाना खाएं और आपसे मिलें। वह ब्लाइंड डेट को टेबल पर ले आई है और उसे विश्वास नहीं है कि उसकी बेटी अभी भी भर्ती नहीं कर रही है। इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो वह भौंचक्की रह गई। माँ, मैंने कहा था न कि ये सब मत करना। तुमने मुझसे पहले ही वादा किया था। आया क्या यह एक बार और दूसरी बार नहीं होता? अब अनन्या और आरव दोनों 3 साल के हो गए हैं और तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम अभी सिंगल हो और माँ को चिंता हो रही होगी। ज़ुएर, तुम माँ का ख्याल रखने वाले और विचारशील हो। इशिता मल्होत्रा ने धीरे से आह भरी और कहा, माँ, आपको इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? सच में? ज़ुएर, तुमने ब्लाइंड डेट से बचने के लिए अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोला? शालिनी शर्मा ने संदेह से पूछा। नहीं, मैं वाकई शादीशुदा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद से पूछ लें। मैंने सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंकल झांग से ऐसा करने को कहा। सिविल अफेयर्स ब्यूरो की मुहर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह है। शालिनी शर्मा ने दूसरी तरफ से कोक तोड़ा और उनकी बेटी ने स्वीकार किया कि वह शादी करने जा रही है। क्या उनके परिवार के लिए एक साथ घर जाना अभी भी दूर है? बेशक दूर नहीं। सचमुच? बेटी, ये तो बहुत बढ़िया है। शालिनी शर्मा ने हैरान दिखने की पूरी कोशिश की। ज़ुएर, तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा हठधर्मी है। तुम अपनी माँ को शादी जैसी बड़ी बात के बारे में कैसे बता सकती हो? दूसरा पक्ष किस तरह का व्यक्ति है? अपनी माँ की बात सुनकर इशिता मल्होत्रा की नज़र तुरंत बाथरूम की ओर गई और उसके मन में राघव मल्होत्रा का ख्याल आया। उसने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी नरम थी। वह अच्छा है, सुंदर है, बच्चों और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, होशियार और सक्षम है और खाना बना सकता है। अनन्या और आरव दोनों को उसे खाना पसंद है। वह जो खाना बनाता है मुझे भी वह पसंद है। राघव मल्होत्रा की खूबियां वाकई बहुत हैं और जब उन्होंने यह बात कही तो इशिता मल्होत्रा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या अपनी माँ के सामने अपने पति की इस तरह तारीफ करना शर्म की बात है? शालिनी शर्मा जितना सुनती उतनी ही खुश होती। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव मल्होत्रा सच में खाना पकाएगा। इतना सुंदर युवक, छोटी सी उम्र में ही उसके घरेलू कौशल भी पूरे अंक वाले हैं। यह आश्चर्यजनक है। आपकी बात सुनकर मैं वास्तव में अपने दामाद को देखना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि वह एक विशेष रूप से सुंदर लड़का होना चाहिए, अन्यथा वह हमारे परिवार को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगा। चेरतिल्दजुएं, चूंकि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, जल्दी करो और अपने दामाद को खाने के लिए घर ले आओ। इस सप्ताहांत कैसा रहेगा? अपने परिवार के साथ वापस आओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। अध्याय 41। बेटा, पापा को तुम पर गर्व है। जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उसके गुलाबी होंठ सिकुड़ गए। आवाज में उतनी कोमलता और उत्साह नहीं था। माँ, चलो इस बारे में बात करते हैं। शालिनी शर्मा की खुशी अचानक गायब हो गई। उन्होंने कुछ सोचा और अचानक झुंझलाहट में अपनी मुट्ठी भींच ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में काम करता हूँ और जब मैं उत्साहित हो जाता हूँ तो गलत बात कहना आसान हो जाता है। जुएं, क्या तुम अपने पिता के पक्ष के बारे में चिंतित हो? दरअसल मेरी माँ सोचती है। माँ, ठीक है, मैं आज यांगचेंग गया था। मैं अब बहुत थक गया हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। शालिनी शर्मा ने धीरे से आह भरते हुए कहा, ठीक है, तो आप जल्दी आराम करो बेबी, अपने काम को टालो मत, अपना और अपने दामाद का ख्याल रखना। जापान में हमारे पास काफी समय है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, माँ। इशिता मल्होत्रा ने फोन रख दिया और निराशा में अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसने और राघव मल्होत्रा ने अचानक शादी कर ली और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पिताजी को नहीं पता था कि जब समय आएगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी। दरार, बाथरूम का दरवाजा खुला और इशिता मल्होत्रा ने तुरंत अपना सिर घुमाया। राघव मल्होत्रा बाथरूम से बाहर आई। उन्होंने एक चौड़े गले वाली नाइट गाउन पहन रखी थी, जिससे उनकी मजबूत छाती की मांसपेशियां दिख रही थीं। बारीक काले बाल अभी भी गीले थे और वह उन्हें तौलिए से पोंछ रहा था और पानी बालों से नीचे टपक रहा था। फुफकार नहाते हुए एक सुंदर आदमी का चित्र कितना सुंदर है। जब इशिता मल्होत्रा ने हाल ही में पढ़ी गई पुस्तक के बारे में सोचा तो अचानक उनके मन में कच्चे चावल को पकाकर पकाए जाने की इच्छा हुई। हालांकि उनके और राघव मल्होत्रा के पास पहले से ही अनन्या और आरव हैं। उनके कच्चे चावल पहले ही पक जाने चाहिए थे, है ना? अब वह क्या है? ये सवाल ज्यादा देर तक नहीं चला और जब राघव मल्होत्रा आए तो इशिता मल्होत्रा के पास बस एक ही विचार बचा था, उसे नीचे फेंक दो, उसके साथ सो जाओ और उसे अपना पति बना लो। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। श्रीयान, जो व्यवसाय के क्षेत्र में निर्णायक थे, ने अचानक इस क्षण हार मान ली। राघव मल्होत्रा को बिस्तर पर आया देख वह तुरंत उठ खड़ी हुई और घबरा कर बोली, मुझे प्यास लगी है, जाकर पीने के लिए पानी उबाल लाओ। बोलने के बाद वह सीधे कमरे से बाहर चली गई। राघव मल्होत्रा हंसे बिना नहीं रह सके। ए छोटी बच्ची, क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो? शर्मीला होना बहुत आसान है। उसने अपने बाल पोंछे और बिस्तर के पास रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। राघव मल्होत्रा ने देखा कि यह उसकी माँ का फोन था। यो, आजकल माँ उसे अचानक इतनी लगन से क्यों बुलाती थी? सुपरिवार, पापा सू ने उत्सुकता से उसके पास जाकर पूछा, कैसा है? क्या मेरे बेटे ने इसे उठा लिया है? माँ सू ने अपना सिर हिलाया, अभी नहीं, अभी तक फोन का जवाब नहीं मिला है, चिंता मत करो। कुछ मिनट पहले सू के पिता और सू की माँ, जो घर पर आराम करने की तैयारी कर रहे थे, को अचानक एक दोस्त का फोन आया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने परिवार के राघव मल्होत्रा के दोस्तों के शकल द्वारा पोस्ट किए गए बच्चे को देखा था और यह भी कहा कि राघव मल्होत्रा की शादी और बच्चा इतनी बड़ी बात है। कहो, सू के पिता और सू की माँ को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने बस कुछ शब्द कहे और जल्दी से राघव मल्होत्रा को फोन करके पूछा, उसके पापा, बाद में क्या पूछूं? सू की माँ की घबराई हथेलियां पसीने से तर थीं। पिता सू ने अपना सिर नीचे किया और कुछ देर सोचा, फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, बहुत सीधे मत पूछो। तुम आते ही बच्चे के बारे में नहीं पूछ सकते। कोई कारण होगा कि बेटा हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। हम सीधे नहीं पूछ सकते। माँ सू ने सिर हिलाकर पूछा, तो फिर मैं क्यों पूछूं? आप अपने बेटे से नौकरी के बारे में पूछें। क्या वह स्नातक होने के बाद नौकरी की तलाश में व्यस्त नहीं है? चलिए बेटे के कुछ शब्द कहने का इंतजार करते हैं और फिर दोस्तों के घेरे में बच्चों के बारे में पूछते हैं। ठीक है, कुछ मत बोलो, फोन चालू है। अरे माँ, इतनी देर तक जागने के बाद आपने मुझे क्यों फोन किया? आपको अपने बेटे की याद आ रही है? राघव मल्होत्रा ने अच्छे मूड में पूछा। जब माँ सू ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो उसके दिल का तनाव थोड़ा कम हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेशक मेरी माँ तुम्हें याद करती होगी। तुम मेरे बेटे हो। बेटा, क्या तुम ग्रेजुएशन की पढ़ाई में व्यस्त हो और हाल ही में नौकरी की तलाश कर रहे हो? तुमने खुद ही एक घर किराए पर लिया है। तुम्हारे पिताजी को आज ही वेतन मिला है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे की कमी है? माँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे नौकरी मिल गई है। आपको और पापा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राघव मल्होत्रा ने कहा, मुझे मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया। बेटा, तुम्हें कैसी नौकरी मिल गई? किस कंपनी में? सू की माँ ने खुश होकर पूछा।
पिता सू ने अपना कान फोन के किनारे लगाया, लेकिन वह सुन नहीं पाए कि उनके बेटे ने क्या कहा, इसलिए उन्होंने जल्दी से माँ सू को इशारा किया। माँ सू ने सिर हिलाया और अपने बेटे से कहा कि वह फ़ोन हटा दे और एम्पलीफायर चालू कर दे। माँ, मैं चाओफान समूह में शामिल हो गया, जो कि कैजिंग चैनल द्वारा अक्सर उल्लेखित चाओफान समूह है। यह एक बड़ी कंपनी है। राघव मल्होत्रा को पता था कि उसके माता पिता उसके काम को लेकर चिंतित थे और उसने दो बुजुर्गों को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की। असाधारण समूह, पापा सू की आवाज़ आई। क्या ये वह असाधारण समूह है जो ऑटोमोटिव अनुसंधान करता है? हाँ पिताजी, यही है। सू की माँ और सू के पिता आश्चर्य से भरे हुए थे। वह अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को रोक नहीं पाए और डैड सू को धीरे से थपथपाया। मेरा बेटा वास्तव में चाओफान समूह में शामिल हो गया है। यह एक बड़ी कंपनी है और भविष्य में इसका भविष्य होना चाहिए। पिताजी सू भी गर्व और खुशी से भरे हुए थे, लेकिन एक आदमी के रूप में वह अभी भी शांत थे। सिर हिलाया और कहा, आपने जो प्रमुख अध्ययन किया है वह भी प्रासंगिक है। यदि आप इतनी बड़ी कंपनी में प्रवेश कर सकते हैं तो आपको भविष्य में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बेटा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं चाओफान ग्रुप में जो काम करता हूं वह पेशेवर से संबंधित काम नहीं है। मैं मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता हूं। मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट, वह क्या है? माँ सू ने असमंजस में पूछा। डैड सू ने चौंक कर पूछा, बेटा, क्या तुम मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट में चले गए हो? चाओफान ग्रुप के मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट को राज्य ने मंजूरी दे दी है और यह वह विभाग है जिसे चाओफान ग्रुप अब सबसे ज्यादा महत्व देता है। बेटा, लेकिन क्या तुमने कार डिज़ाइन का अध्ययन नहीं किया? क्या तुम मेचा समझते हो? पिताजी सू को नहीं पता था कि उनके बेटे में ये प्रतिभा है। खैर, मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। मुझे खुद भी ये पहलू पसंद है, इसलिए मैंने खुद यूनिवर्सिटी में अध्ययन और शोध किया। पापा, मेरा बेटा इस पहलू में काफ़ी समझदार है। वह न केवल चाओफान समूह के मेचा अनुसंधान विभाग में प्रवेश कर सकता है, बल्कि अगले सोमवार को वह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय भी जाएगा। मैं मेचा अनुसंधान शाखा में काम कर रहा हूँ। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। सू के पिता और सू की माँ आश्चर्य से अवाक रह गए। हालांकि मामा सू को मेचा समझ में नहीं आता, लेकिन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय राज्य का एक विभाग है। ये औसत व्यवसाय से कहीं बेहतर है। बेटा राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उसके बाद वह सिर्फ राष्ट्रीय चावल नहीं खाएगा और हाथ में लोहे का चावल का कटोरा नहीं पकड़ेगा। पिता सू ने खुशी से अपने हाथ आपस में रगड़े और अस्पष्ट स्वर में पूछा, बेटा, यहाँ क्या चल रहा है? तुम मेचा को इतनी अच्छी तरह जानते हो कि तुम अभी भी राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय की मेचा अनुसंधान शाखा में काम कर सकते हो। मुझे थोड़ा बहुत पता है। यह उनके ब्रांच के डीन द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं उस समय पहले से ही ट्रांसेंडेंट ग्रुप में था, इसलिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में मैं सिर्फ एक सलाहकार के रूप में गया था और अतिरिक्त वेतन मिलना अच्छा होगा, हाँ है न? माँ और पिताजी, मेरा बेटा अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राघव मल्होत्रा ने फोन के दूसरी तरफ कहा। पिता सू की आंखें उत्साह से लाल थीं। माँ सू को यह समझ में नहीं आया कि मेचा कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता के चेहरे पर भाव देखकर वह समझ गई कि उसका बेटा अब बहुत अद्भुत हो गया होगा। बेटा, ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना होनहार होगा, पापा सू ने खुश होकर कहा। उसने आंसू पोंछे, उसकी आवाज़ रुंध गई। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।